नमस्कार साथियों, वेलकम टू L1 क्लासेस लर्निंग फर्स्ट क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग जो पेपर है यूजीसी नेट का 29/7/2022 को हुआ था। चूँकि हम पिछली भी क्लासेस में आपको बता चुके हैं कि जो पेपर कोरोना काल के दौरान इधर-उधर अस्त-व्यस्त हुए थे, आयोग ने यूजीसी ने उनका पेपर कुछ आगे पीछे कराया था। और यहाँ पर जो पेपर हुआ था, ये पेपर कैंसिल्ड पेपर था, या मतलब यहाँ पे 9/7/22 को जो पेपर हुआ था, इसमें कुछ लोगों का कुछ एग्ज़ाम सेंटर्स पे मतलब पेपर शायद नहीं हो पाया था। इस कारण से आयोग ने एक दूसरा 29/10/22 को जो पेपर, पिछला पेपर जो हमने सॉल्व कराया हुआ है, वो कैंसिल्ड पेपर था। मतलब यहाँ पे जो बच्चों का पेपर नहीं हुआ था, वो आगे कराया गया था, तो उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया गया है। आज की क्लास में हम लोग 29/7/22 को जो पेपर हुआ था, इसको हम सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद 2021 और 20 वाले पे हम लोग आएंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा प्रचार की बातें देखते हैं कि ये है हमारा L1 क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, और L1 क्लासेस प्रयागराज अगर आप सर्च करते हैं, प्रयागराज, ठीक है, L1 क्लासेस आप प्रयागराज सर्च करते हैं तो इस लोगों के साथ आपको ऐप मिलेगा, जिस पर रजिस्टर करके बाकी जो L1 क्लासेस के कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो बीएससी का हो, चाहे जेएसओ स्टैटिक्स का हो, या यूजीसी नेट का जल्दी ही आपके लिए फाउंडेशन कोर्स लॉन्च होने वाला है। तो और उसके साथ कोशिश हमारी ये है कि स्टैटिक्स में आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे एग्ज़ाम्स के सभी मैटर्स प्रोवाइड किए जाएं विथ प्रॉपर क्वालिटी। और उसके साथ साथ जो हम यहाँ पे मतलब आगे के जो भविष्य के एग्ज़ाम होंगे एएसओ, और उसके साथ जो राजस्थान एएसओ का, यूपी में एएसओ का, रिसर्च ऑफिसर्स की जो वैकेंसीज होती हैं, उनके लिए भी जो अगर वैकेंसीज आती हैं तो उनके पेपर भी हम यहाँ पे सॉल्व करवाएंगे, और उनका एक प्रॉपर जो भी आपके लिए पढ़ने का मैटर होता हो वो आपको ग्रुप में प्रोवाइड किया जाएगा। तो L1 क्लासेस का ये ग्रुप आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि हु हैज़ डिफाइंड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ऑप्टिमम पॉपुलेशन का जो कंसेप्ट था, ये एडविन कैनन ने दिया था, और ये आपका डी आंसर हो जाएगा। ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज एन इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि ऑप्टिमम पॉपुलेशन, अच्छे से दिख रहा ना? हाँ, optimum population is an economic concept that refers to the ideal number of people that result in the maximum per capita output. ठीक है, in other words, it is the population size that when combined with the available resources and technology maximize the advantage, maximize the average standard of living for the population. इसका मतलब ये हो गया कि ऑप्टिमम का मतलब यही समझिए कि हमारे पास जो देश में जितने रिसोर्सेस हैं, जैसे इंडिया की अगर हम बात करें, तो इंडिया में जितने रिसोर्सेस हैं और उसके रिस्पेक्ट में हमारे पास जो पॉपुलेशन है, इन दोनों में एक बैलेंसिंग बना होना चाहिए। इसी के लिए एक विश्व भर में वर्ल्ड लेवल पर विश्व मतलब ओवरशूट डे मनाया जाता है। ओवरशूट डे, ओवरशूट डे ऐसा डे होता है जैसे मान लीजिए हम अपनी पृथ्वी से जितना यहाँ पे पृथ्वी की क्षमता है प्रोडक्शन करने की रिसोर्सेज का, जो भी रिसोर्सेज पृथ्वी पैदा कर सकती है और उसका हम कंजम्पशन करते हैं, जिस दिन वो बराबर हो जाता है। जैसे मान लीजिए पृथ्वी की जो रिसोर्सेज पैदा करने की जो क्षमता है, वो मान लीजिए 10 किलो है, सपोज कर लीजिए, एक डेटा हम मान लेते हैं 10 kg है, और ये 10 kg हम जिस दिन उपभोग कर लेते हैं, मतलब जिस दिन इसको हम यूज कर लेते हैं पूरी तरह से, जिस दिन हम इसको पूरी तरह यूज कर लेते हैं, वो दिन हमारा ओवरशूट डे होता है। उसके बाद जो साल भर में बचे हुए दिन होते हैं, वो हम पृथ्वी का दुरुपयोग कर रहे होते हैं, उपयोग नहीं, दुरुपयोग कर रहे होते हैं, उसका मिसयूज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट के लिए वर्ल्ड ओवरशूट डे बनाया गया, और इसी के सिलसिले में ऑप्टिमम पॉपुलेशन का एक कंसेप्ट भी दिया गया कि इतनी पॉपुलेशन आपकी हो, जितना रिसोर्सेस पृथ्वी पैदा कर रही है उतना ही एक मतलब उतना ही यूज पॉपुलेशन करे, मतलब इतनी पॉपुलेशन हो कि
जितना रिसोर्सेज पृथ्वी पैदा कर रही है उनके कंजम्पशन के लिए एकदम इक्विवेलेंट हो, एकदम बराबर हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हु इज न्यूट्रलिस्ट। तो न्यूट्रलिस्ट हु वाज ए न्यूट्रलिस्ट। तो कोलिन क्लार्क यहाँ पे जो थे इनको न्यूट्रलिस्ट कहा जाता है। और द टर्म न्यूट्रलिस्ट रिफर्स टू एन इकोनॉमिक और डेमोग्राफर economist or demographer who hold a neutral position regarding the effect of the population growth on economic development। ठीक है। तो जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ रही है इसलिए विकास नहीं हो रहा भारत का, या जनसंख्या कहीं कहीं कुछ देशों में ऐसी है जैसे रसिया वगैरह का देखेंगे तो उनके यहाँ कहेंगे कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं उनके अनुसार जनसंख्या हमारी कम है। तो जो जनसंख्या जैसे कुछ देश देखेंगे जहाँ पे वृद्ध पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, वर्किंग पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो उनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में बैलेंस नहीं है। तो कुछ लोगों का विचारधारा होती है, और जो लोग इस पर न्यूट्रल रहते हैं, जो न्यूट्रल रहते हैं कि पॉपुलेशन बढ़े घटे उसका इकोनॉमिक ग्रोथ पे कोई विशेष लेना देना नहीं होता, मतलब अपना न्यूट्रल व्यू रखे, उन्हीं को कहा जाता है न्यूट्रलिस्ट। और ये जो विशेषज्ञ थे, मतलब कोलिन क्लार्क जो थे, इनको न्यूट्रलिस्ट कहा जाता है। ये न्यूट्रल विचारधारा रखते थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इस इंडेक्स का इनमें से कौन सा एक जो डायमेंशन है या पैरामीटर है वो नहीं है। ठीक है। तो अब इसमें देखेंगे तो इक्वलिटी तो जब भी हमारे पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होगी या ह्यूमन डेवलपमेंट की बात होगी तो उसमें इक्वलिटी की बात होगी। एसडीजी गोल्स जो 17 डिफाइन किए गए हैं उसमें देखेंगे इक्वलिटी की बात होती है, सस्टेनेबिलिटी की बात होती है, एम्पावरमेंट की बात होती है, लेकिन डाइवर्सिटी की बात नहीं होती। वहाँ पे डाइवर्सिटी उसका एक कंसेप्ट है, मतलब उसमें कि हमें जो इन्वायरमेंटल चीज़ें हैं उनमें डाइवर्सिटी रखनी है, ऐसा नहीं कि सब लोग किसी एक पे आके गिर पड़े। तो इसलिए वहाँ पे हम एसडीजी गोल्स के रिस्पेक्ट में डाइवर्सिटी बात करते हैं, इन्वायरमेंट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। जैसे भारत में अच्छा एग्जांपल इसका देखेंगे, एमपी में पूनो नेशनल पार्क है, वहाँ पे चीता टाइगर की जो चीता है उनकी आबादी टाइगर और चीता में थोड़ा सा अंतर होता है, मतलब तेंदुआ और एक तरीके से कहा जाए कि चीता। तो उनकी जो अफ्रीकन चीते हैं उनकी जो जनसंख्या थी ख़त्म हो गई थी, इसलिए वहाँ पे फिर से अफ्रीका के नाइजीरिया से या अफ्रीका के अन्य देशों से भारत इंपोर्ट कर करके चीतों को वहाँ पे रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है। कारण इसका ये है कि पूनो नेशनल पार्क में जो अन्य टाइप के जीव हैं, जैसे जंगली सुअर हो गए, जंगली चूहे हो गए, जंगली कुछ बिल्लियाँ हो गई, इस तरीके की उनकी संख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। उनकी संख्या को कंट्रोल करने के लिए उनका मतलब जो यूज है, उनका जो भोजन मतलब उनका जो मार के खाने वाले जो जीव हैं, जानवर हैं, उनकी संख्या विलुप्त हो गई थी, इसलिए वहाँ पे उनकी संख्या बढ़ती जा रही थी। इसलिए भारत क्या कर रहा है, उनको रिहेबिलिटेट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे एक प्रजाति की पॉपुलेशन बहुत अधिक ना बढ़ने पाए और एक दूसरी प्रजाति खत्म ना होने पाए। इससे क्या है, इन्वायरमेंट में बैलेंस बना रहेगा। हाँ, इसके विरोध में आप लोग ये कह सकते हैं कि उनका एंजॉयफुल जो जीवन चल रहा था उसमें आप हस्तक्षेप कर रहे हो, ये भी कह सकते हो आप। तो वो अपनी अपनी विचारधारा है, क्या है क्या नहीं, लेकिन उसमें रिहेबिलिटेट करना चीतों का वो उचित एक कदम माना जाता है वहाँ पे विशेषज्ञों द्वारा। ठीक है। तो ये यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट इंक्लूड्स डायमेंशन सच एज इक्विटी, मतलब इक्वलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड एम्पावरमेंट, और डाइवर्सिटी इज नॉट पैरामीटर। अगला है कि द परसेंटेज ऑफ एज्ड पीपुल 60% अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ इंडिया। तो सेंसस 2011 का डेटा अगर देखेंगे तो यहाँ पर सबसे जो मतलब भारत में एज्ड पॉपुलेशन जो 60 प्लस की पॉपुलेशन है वो 8.6% है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ एज्ड पॉपुलेशन इज दिस 8.6%। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2000 डेटा, टॉप 5 स्टेट्स विथ हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ एज्ड पीपल 60 प्लस पीपल की जो संख्या है सबसे अधिक केरला में है। ठीक है।
और सबसे लास्ट यहाँ दिया नहीं है, तो सबसे लास्ट जो मतलब सबसे कम जो एज्ड पॉपुलेशन है, लोवेस्ट 60+ पॉपुलेशन, ये है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में 60+ लोगों की संख्या है। और यहाँ पे लगभग मान के चलिए कि 4% के आसपास ही है, शायद 4.6% है, ठीक है, 4.6% के आसपास यहाँ पे लोवेस्ट पॉपुलेशन, एज्ड पॉपुलेशन मतलब 60+ लोगों की संख्या जो है वो 4.6% है, ठीक है। अब अगला है यहाँ पे, इन विच ईयर द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस। तो ग्लोबल जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स होता है, इसका जो कंसेप्ट आया था, इसको 2010 में लाया गया था। कारण ये था उस समय कि 2008 की जो आर्थिक मंदी आई थी, उसमें बहुत सारे लोग तो प्रभावित हुए, जो बड़े लोग थे वो कम प्रभावित हुए, निचले स्तर के लोग ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे, अमेरिका में देखेंगे या यूरोप में देखेंगे, वहाँ पे उसका ज़्यादा प्रभाव पड़ा था उसमें। मतलब भारत में जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, उन्होंने अच्छे से देश को मैनेज किया था, तो भारत में उसका प्रभाव कम पड़ा था। प्रभाव कम पड़ने का कारण भारत में सेविंग होती है, ठीक है, सेविंग। सेविंग जैसे प्रेजेंट टाइम में देखेंगे तो जो अन्य विपक्षी पार्टियां आरोप लगाती हैं, वो क्या आरोप लगाती हैं, क्या नहीं, उससे हमसे विशेष मतलब नहीं, लेकिन जो यहाँ पे आरोप लगाती हैं कि भारत में महंगाई बढ़ती जा रही, लोगों की सेविंग कम होती जा रही, और ये डेटा वास्तव में आया हुआ है। ये डेटा आरबीआई ने भी बोला हुआ है, और कई और जो एजेंसीज हैं उन्होंने बोला कि भारत में लोगों की सेविंग करने की जो मतलब सेविंग जो प्रचलन था, उसको वहाँ पे मतलब कम कर दिया गया है। कारण ये है कि पहले गवर्नमेंट सेविंग्स पे टैक्स छूट देती थी, और अब टैक्स छूट जो है, न्यू जो टैक्स रिजीम है उसके अंतर्गत छूट, आप कुछ भी आप सेविंग करिए उस पर टैक्स छूट नहीं मिलती है। इसलिए लोगों की सेविंग की क्षमता कम होती जा रही है, मतलब लोग सेव कम कर रहे हैं, खर्च ज़्यादा कर रहे हैं। तो खर्च करने पे इकोनॉमी तो डेवलप हो रही है, लेकिन सेविंग कम होती जा रही है। सेविंग जब भी कम होती है तो इकोनॉमी में जब आर्थिक मंदी आती है या इस टाइप की जो व्यवस्थाएं होती है वो आती हैं, जब कोई हलचल होती है तो सबसे अधिक प्रभावित लोग होते हैं जिनके पास सेविंग नहीं होती है। जैसे भारत में देख लीजिए, जो भारत में एक प्रचलन रहा है कि भारत में अगर गांव में जो बुजुर्ग हैं, 70-80 साल के जो भी बुजुर्ग हैं, इनके पास देखेंगे तो ये बारात में जा जाके विदाई ले लेके जो है हजारों लाखों की रुपए इकट्ठा किए रहते हैं अपने बैंक में, क्योंकि उनकी सेविंग मतलब कैपेसिटी होती है, उन्होंने उन्होंने सेव करना सीखा है अपने पूर्वजों से। आज की जो जनरेशन है उसमें क्या है, 10 रुपये है, 10 रुपये खर्चा करो, कल देखा जाएगा। तो ये स्थिति है, ज़्यादातर लोग ईएमआई पे जी रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे जी रहे हैं। तो ये चीज़ें गलत कंसेप्ट होता है, उसी को ओवरकम करने के लिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यहाँ पे लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI was first developed by in 2010. The MPI is the measure designed to capture the multiple deprivation that people face in their daily life, including health, education and living standard, ठीक है। बहुत सारे लोगों को यही देखेंगे कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं। नॉर्मली जो पॉवर्टी इंडेक्स होता है उसमें क्या है कि आपके पास कुछ अलग अलग रिपोर्ट्स हैं, आप अ, दिन भर में कहीं $1.5 या $2 के आसपास जो इंडेक्सेस हैं, जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसमें $1.5 आप पर डे कमा रहे हैं तो आप गरीब नहीं हैं, आप मतलब नॉर्मल लोगों के जीवन में आ रहे हैं। $1.5 का मतलब आज के समय भारत में देखा जाए तो कितना, 8×4=12, 120 रुपये। तो 120 रुपये तो एक तरीके से देखा जाए तो आदमी शाम को इतना देसी पी जाता है। तो तो ये कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। ये कंसेप्ट ये होना चाहिए कि उसका जो पॉवर्टी का है, पॉवर्टी का लेवल इस तरीके से डिफाइन होना चाहिए कि उनका हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग स्टैंडर्ड कैसा है। ये सारी चीज़ों को मतलब एक तरीके से सामूहिक रूप से देखा जाए तब उसको हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कहते हैं। और ये सबसे अच्छा हमारे हिसाब से जो जो पॉवर्टी इंडेक्स है, ये पॉवर्टी इंडेक्स की तुलना में जो नॉर्मल पॉवर्टी इंडेक्स आता है उसकी तुलना में ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एक ज़्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड टू कैलकुलेट द
एज डिपेंडेंसी रेशियो अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। एज डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है कि जो हमारे पास 60 प्लस लोगों की संख्या है उन पर जो हमारे पास मतलब वो डिपेंड करते हैं अपनी एडल्ट पॉपुलेशन पे, ठीक है। भारत में इसीलिए एक कंसेप्ट दिया गया था पूर्वजों में, इसीलिए मैं कहता हूँ कि मतलब जो पुरानी जो परंपराएं थी भारत में वो एक बेस्ट मतलब वैज्ञानिक सोच के साथ डेवलप की गई थी। कारण ये कि जैसे मान लीजिए जो आपके माता पिता हैं वो वृद्धावस्था में जा रहे हैं, 70-80 साल प्लस की एज में जा रहे हैं और आप वर्किंग एज ग्रुप में हो, तो आप उनके साथ रहो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो। पैसा तो हर चीज़ नहीं होती, पैसा बहुत करोड़ों 10 करोड़ 50 करोड़ कमा के करोगे ही क्या, लेकिन जो उनके साथ रहने का जो आनंद होता है और जो उनके साथ नाती पोतों के साथ या फिर जो अदर जो बच्चे हैं घर के उनके साथ जो उनका जीवन खुशमय जीवन बीतता है वो देखेंगे तो मतलब एक अच्छा उनके लिए मतलब कंसेप्ट बनाया गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मतलब भारत के लोगों में जो ये सामूहिक रूप से या कंबाइंड फैमिली का जो कंसेप्ट था ये बहुत ही अच्छा था, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि सोशल मीडिया के ज़माने में लोग देख देख के इनको अवॉइड करते जा रहे हैं, सेपरेशन बढ़ता जा रहा है, डिवोर्स बढ़ता जा रहा है, ये चीज़ें थोड़ी सी गलत हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज डिपेंडेंसी रेशियो किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, तो रेशियो ऑफ एल्डरली टू एडल्ट पॉपुलेशन, एडल्ट पॉपुलेशन पे जो एल्डर लोग डिपेंड कर रहे हैं उन्हीं को, इसी को हम डिपेंडेंसी रेशियो कहते हैं। अब इसमें द एज डिपेंडेंसी रेशियो इज द मेजर यूज्ड बाय द यूनाइटेड नेशन टू कंपेयर द रेशियो ऑफ डिपेंडेंट people younger than 15 year or older than 64 to the working age population 15 to 64। तो यहाँ पे कई कई जगहों पे कंसेप्ट है कि 15 से 64 साल तक लगभग लोगों को वर्किंग एज माना जाता है। भारत में तो लगभग 60 साल तक ही, क्योंकि भारत में अगर 64 ईयर तक वर्किंग एज मानता तो गवर्नमेंट रिटायरमेंट 64 ईयर में देती है, 60 साल मानती है तो ज़्यादातर केस में गवर्नमेंट 60 ईयर्स में आपको रिटायरमेंट दे देती है। तो यहाँ पे ये आपका ये रेशियो ऑफ यंगर एंड एल्डरली टू एडल्ट पॉपुलेशन की जो जो एक रेशियो आएगा उसको डिपेंडेंसी रेशियो हम लोग कहेंगे। अगला क्वेश्चन है कि द डिजीज बर्डन कैन बी मेजर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिजीज बर्डन कैन बी मेजर्ड बाय, तो डिजीज जो बर्डन होता है उसको ना तो मोर्टेलिटी से हम मेजर कर सकते हैं, ना प्रीमेच्योर डेथ से, ना मॉर्टलिटी फर्टिलिटी रेशियो से, ये डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसमें ध्यान दीजिएगा, डिजीज बर्डन की बात कर रहा है। डिजीज बर्डन का मतलब क्या हो गया कि कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जहाँ पे मतलब किसी बीमारी के कारण लोग जो है मतलब उनके फैमिली बर्डन में आ जाती है, फैमिली में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। Disease burden can be measured by the concept of disability adjusted life year. DALR measure the overall disease burden expressed as the number of years lost due to ill health, disability or early death, ठीक है। कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए कि ज़्यादातर केस में सेना वगैरह वालों के साथ होता था ये कि कोई युद्ध हुआ, कोई आतंकवादी हमला हुआ, उसमें अपना उन्होंने पैर गंवा दिया, हाथ गंवा दिया, कुछ इस तरीके की बीमारी हो गया। नॉर्मली क्या होता है कि कोई एक काम करने वाला व्यक्ति है, कमा रहा है अच्छा खासा, कोई बीमारी हो गई जिससे उसकी अपंगता आ गई बॉडी में, या कोई ऐसी कुछ चीज़ें हो गई जिससे मतलब उसका मतलब पूरा परिवार प्रभावित हो गया, तो उसी को यहाँ पर मेजर करने के लिए डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर का कंसेप्ट रखा गया, ठीक है। डिसेबिलिटी लाइफ एडजस्टेड लाइफ ईयर। अब इसमें अगला क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ डिसेबल पॉपुलेशन इन इंडिया। डिसेबल पॉपुलेशन जो भारत में है लगभग लगभग 2% के आसपास है, तो 2.121 जो हमारे पास ये रेशियो है, ये डिसेबल्ड पॉपुलेशन है भारत में। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द परसेंटेज ऑफ disabled population is in India is 2.21%. According to the census 2011 top 5 states with the highest percentage of disabled population। तो सबसे अधिक देख रहे हैं यहाँ पे सिक्किम में हमारे पास डिसेबल लोगों की संख्या ज़्यादा है 2.98, और उसके बाद आंसर जो आपका है ये देख सकते हैं सिक्किम, उड़ीसा, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र।
ये एक सीक्वेंस आपका दिया गया 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार है ये डेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट मेजर। ठीक है, जेंडर एम्पावरमेंट, जेंडर एम्पावरमेंट का मतलब महिलाओं का, नॉर्मली महिलाओं के लिए ही बात होती है इसमें। तो इसमें क्या होता है कि उनको एम्पावर करने का क्या जो है मतलब मेजर है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो अच्छा, नॉट पार्ट ऑफ जेंडर एम्पावरमेंट, तो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग, इसमें तो महिलाएं शामिल होती हैं। इंजॉइंग गुड हेल्थ एंड इक्वल लेवल ऑफ सर्वाइवरशिप, इसका तो कुछ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग, ये भी होता है क्योंकि संसद में देखेंगे महिलाएं बहुत संख्या में है। बहुत से ऐसे आयोग हैं जहाँ पे महिलाएं, जैसे भारत में प्रेजेंट टाइम में वित्त मंत्री ही महिला हैं, तो वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन और डिसीजन मेकिंग में उनका काफ़ी अहम रोल है। और इसके बाद फिर यहाँ पे पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेस, तो पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेस में भी इनका काफ़ी अच्छा रोल है। जैसे देखेंगे पावर ओवर इकोनॉमिक रिसोर्सेस में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जो हैं, ये इस तरीके से वहाँ पे इनका काफ़ी जो है अहम रोल है। तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है कि नॉट ए पार्ट ऑफ दिस इज दिस, इंजॉइंग गुड हेल्थ एंड इक्वल लेवल ऑफ सर्वाइवरशिप। ठीक है, इसको हम एम्पावरमेंट नहीं कहते। गांव में जो महिलाएं, जो बच्चे या फिर जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, वो स्वास्थ्य सही है, लेवल ऑफ सर्वाइवरशिप है, लेकिन उनका सॉरी उनका देखेंगे तो उनके साथ दुरुपयोग भी होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ पे जेंडर एम्पावरमेंट जेम इज एन इंडेक्स डिजाइन टू मेजर द जेंडर इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन and decision making power. The component of GIM includes economic participation, तो इसमें इनकम शेयर और ऑफ प्रोफेशनल्स एंड टेक्निकल पोजीशन। फिर इसके बाद पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड डिसीजन मेकिंग है, परसेंटेज ऑफ पार्लियामेंट्री सीट्स हेल्ड बाय वुमेन। ठीक है, ये एग्जांपल है। फिर इसके बाद यहाँ पे पावर ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, इनकम एंड इकोनॉमिक एसेट्स। फिर उसके बाद ये इंजॉइंग गुड हेल्थ and equal level of survivorship is not a part of gender empowerment measure। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू यूएनडीपी व्हाट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग ऑफ इंडिया 2020। ये तो उस समय करंट का क्वेश्चन था, वर्तमान में आपको ध्यान में रखना है ये चीज़ें। उसमें 131 रैंकिंग थी भारत की तो इसको प्रेजेंट के डेटा से आपको मैच कराना है। तो इसमें 2020 में ये था, और ये विशेष मतलब का आपको नहीं है अभी प्रेजेंट टाइम में। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द ग्राफ शोइंग सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो भारत में यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ, इसमें क्या सही है। तो यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया है, इसमें आप एवरेज निकालेंगे तो एवरेज यहाँ पे देखेंगे तो मोस्ट पार्ट में ये जो डेटा है, ये इतने के बीच में वेरी किया हुआ है। मतलब क्या, ये जो बैंड है, बैंड कितना है, 105 से 110 के बीच में। ठीक है, इतने में ज़्यादातर समय में यहाँ पे डेटा रहा है, तो मतलब लगभग 105 के आसपास मान लेते हैं, मतलब 107 ओत के आसपास, यहीं बीच में कहीं यहाँ पे एवरेज इसका एग्जिस्ट करेगा। 107 या 110 के आसपास एवरेज हम निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए निकालने के लिए क्या करेंगे, हर एक पॉइंट पे आप जितना मान है उसका जोड़िए और जितने नंबर हैं उनसे डिवाइड करिए। तो 107 या 100 मान लीजिए, 110 के आसपास मान लेते हैं, 110 के आसपास ये जो हमारे पास मान है वो है। ठीक है, तो अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारे पास क्या कह रहा है कि चाइना की बात है, सेक्स रेशियो विद इन नॉर्मल रेंज। विद इन नॉर्मल रेंज तो नहीं कह सकते सेक्स रेशियो, क्योंकि कारण ये है कि नॉर्मल अगर 125 से 95 के बीच का, 125 से 195 के बीच का मतलब 20 का डिफरेंसेस, और 10 जोड़ेंगे 95, 105 होगा और 115 होगा। नहीं, ये नहीं कह सकते। एबव द नॉर्मल रेंज, बिलो द नॉर्मल रेंज, एक तरीके से यही कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट टाइम में ये जो डेटा है ये तेज़ी से ऊपर गया हुआ है, और ये जो ट्रेंड है ज़्यादातर समय में है, तो इसको एबव द नॉर्मल रेंज कह सकते हैं। इसका देखते हैं आंसर क्या दिया गया है। हाँ, एबव द नॉर्मल रेंज ही दिया गया है। जो यूजीसी ने आंसर दिया था इसका, वो इस तरीके से है। इसका थोड़ा सा ये मतलब एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है
कि द ग्राफ इंडिकेट्स सेक्स रेशियो मेल फीमेल पर 100 as age 0 to China. In this, over this time period, sex ratio consistently stayed above the normal range approximately 105. अच्छा 105 यहाँ पे नॉर्मल रेंज है, ठीक है कोई बात नहीं, 105 के आसपास नॉर्मल रेंज है। तो अच्छा इसका उस समय का डेटा समथिंग, ये पूरा हमको लग रहा है कि पूरा ग्राफ दिया नहीं गया है, उस समय इसमें एवरेज लिखा रहा होगा 105। तो 105 के एबव हमेशा तो रहा ही है, तो एबव द नॉर्मल रेंज इसमें लिखा ही जाएगा, वो उस समय की रिपोर्ट रही होगी जो ये तो मतलब ये जब भी रिपोर्ट जैसे 2022 का पेपर है तो उसके आसपास कोई चाइना से रिपोर्ट आई रही होगी, उस पर ये बेस्ड क्वेश्चन था। ये सब करंट के क्वेश्चन होते हैं और ये सब करंट के क्वेश्चन हैं, तो जब भी आपको अभी करंट पढ़ाया जाएगा तो उसमें सारी ये चीज़ें आपको इन्वॉल्व कराई जाएंगी, ठीक है। वो भी अभी आपको मतलब यूट्यूब पे ही जो भारत में जितने इंडेक्सेस होते हैं, वर्ल्ड लेवल पे जितने इंडेक्सेस होते हैं जो आपके पॉपुलेशन स्टडी के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हैं, वो सभी आपको यहाँ पे एक साथ कराए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट पर्ल इंडेक्स। तो जो पर्ल इंडेक्स होता है इसमें अगर देखेंगे तो सॉरी, जो पर्ल इंडेक्स है इसका पहले हम लोग पूरा देखते हैं कि किस तरीके से पर्ल इंडेक्स डिफाइंड होता है, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन देखते हैं। यहाँ पर देखिए, द पर्ल इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज द नंबर ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज पर 1000 women year of exposure, and it commonly used in clinical trial to report the effectiveness of the birth control method. The study of different population using the same contraceptive may yield different values for the index due to cultural and demographical differences. The statement, अच्छा नॉट करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिख दिया गया है, वन इट्स मेजर लिमिटेशन इज दैट जनरली डिक्रीजेस with the duration of clinical trials of the likelihood pregnancy is decreasing over time period. तो यहाँ पर देखेंगे ये फोर्थ ऑप्शन दे रहा है इसका। अब इसमें पर्ल इंडेक्स में चौथा ऑप्शन तो जो है नॉट करेक्ट है, तो अन्य जो ऑप्शन है वो मतलब पर्ल इंडेक्स के बारे में जो आपको अब विशेष जानकारी रखनी है अपने पास, उसमें क्या है कि जो हमारे पास प्रेगनेंसीज होती हैं, जो मतलब एक तरीके से कहा जाए कि अनचाही जो प्रेगनेंसीज होती हैं, यहाँ पर देखिए एक शब्द लिखा है ना कि अनइंटेंडेड, ये जो कोरोना काल में लगभग भारत में नहीं एस्टिमेटेड था कि लगभग 10 कितना 40 लाख के आसपास शायद डेटा था, एग्जैक्ट डेटा हमको याद नहीं है। 40 लाख के आसपास जो प्रेगनेंसीज थी वो अनइंटेंडेड थी, मतलब उनकी इच्छा नहीं थी लेकिन हो गई थी। तो उस केस में यहाँ पर पर्ल इंडेक्स चर्चा में था उस समय, तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि अनइंटेंडेड जो प्रेगनेंसीज होती हैं उनको कैलकुलेट करने के लिए पर्ल इंडेक्स का हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा है, इट इज़ कैलकुलेटेड एज नंबर ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज एज 1000 वुमेन ईयर ऑफ एक्सपोजर, ठीक है। फिर इसके बाद द स्टडी ऑफ डिफरेंट population using the same contraceptive may yield different values for the index due to the cultural and demographics of the population being studied. तो यहाँ पे सेम कंट्रासेप्टिव का अगर यूज कर रहे हैं, जैसे इन्वायरमेंटल कुछ स्टडीज़ होती हैं, इसीलिए कहा जाता है ना कि डॉक्टर हमेशा मना करते हैं कि टैबलेट्स या ओरल पिल्स खाने के पक्ष में नहीं रहते, चाहे महिलाएं हों या फिर पुरुषों में भी जो होता है। तो अब इसमें मतलब पर्ल इंडेक्स या फिर जो अनइंटेंडेड प्रेगनेंसीज होती हैं उन उस केस में यहाँ पे कुछ ऐसे कंट्रासेप्टिव्स होते हैं जिनका यूज एक ही दवाई का अगर यूज दो अलग अलग महिलाओं द्वारा या दो अलग अलग पुरुषों द्वारा या एक ही टाइप के कंट्रासेप्टिव का यूज किया जा रहा है तो उनके प्रभाव अलग अलग होते हैं बॉडी के अनुसार, ठीक है। तो यही चीज़ यहाँ पे कर रहा है, उसके ड्यू टू कल्चरल एंड कल्चरल और डेमोग्राफिक पे भी निर्भर करता है कि देखेंगे तो कुछ ऐसी जगहें हैं पहाड़ी क्षेत्रों में
देखेंगे तो महिलाएं चाहे प्रेग्नेंट हों चाहे जैसी भी हों, वो ऊपर पहाड़ी पे पता लगा 200 मीटर नीचे जाना है तो एक बाल्टी पानी मिलेगा उनको। फिर इस तरीके की वहाँ पे रहन सहन होता है। लेकिन नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मल प्लेन एरिया में क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टर कहता है कि आपको मतलब वो हाइट पे नहीं जाना है क्योंकि सांस की प्रॉब्लम होती है। तो वो मतलब यहाँ पे ये कहने का कि कल्चरल और डेमोग्राफी भी यहाँ पे निर्धारक होता है इन चीज़ों का। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे इसमें कह रहा है कि इट इज़ द मोस्ट कॉमन टेक्निक यूज्ड इन क्लिनिकल ट्रायल फॉर रिपोर्टिंग द इफेक्टिवनेस एट बर्थ कंट्रोल मेथड। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट प्रिवेलेंस ऑफ टोबैको। प्रिवेलेंस ऑफ टोबैको यूज ड्यूरिंग द सेकेंड राउंड ऑफ ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे। 2016-17 में ये टोबैको सर्वे एक आया था। तो उसमें यहाँ पे जो ग्लोबल टोबैको सर्वे हुआ था उसमें ये बोला गया था कि जो विश्व है, पूरे विश्व में ये जो टोबैको यूज है, जो टोबैको कंजम्पशन है वो तेज़ी से गिरा है। ये बात सही है कि पहले पुराने समय में देखेंगे हम लोगों के जो घर में ही दादा दादी नाना नानी थे, दोनों मियाँ बीवी सुरती आराम से रगड़ रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा वो लिए थोड़ा सा वो लिए, मस्त फिर बैठ के बतिया रहे हैं आधे घंटे 1 घंटे। तो और हम लोगों में देखेंगे तो इन चीज़ों से दूरी बनाए रखे हुए हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर देखा जाए तो कंजम्पशन जो है टोबैको प्रोडक्ट का कम हुआ है। लेकिन कुछ जगहों पे कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे इनका कंजम्पशन बढ़ा भी है, ऐसा नहीं कि हर जगह कम ही हुआ है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या है कि उस समय लोगों में पैसे की कमी होती थी तो नॉर्मली अपना रगड़े। और ठीक, अब जो है ड्रग्स का इशू बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स का इशू क्या है कि जो छोटे छोटे मतलब कुछ इंजेक्टेड होते हैं, कुछ और कहीं होते हैं, जैसे पंजाब हरियाणा वगैरह की स्थिति देखिए, उड़ता पंजाब उसी पर मूवी भी बनी है। तो ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ता जा रहा है। ड्रग्स हम लोग के दादा दादी नाना नानी के समय में होता था लेकिन सबके पास पहुंच नहीं थी। आज पैसे की कमी तो है नहीं लोगों के पास, ड्रग्स लेने वाले कहीं ना कहीं पैसे से व्यवस्था कर लेंगे, कुछ ना कुछ बेच के, किसी को मार के, किसी को कुछ करके वो व्यवस्थाएं कर लेते हैं। तो वहाँ पर ये चीज़ें देखेंगे, टोबैको का कंजम्पशन घटा है लेकिन ड्रग्स का कंजम्पशन बढ़ा है। तो यहाँ पर देखिए ग्लोबल टोबैको सर्वे कंडक्टेड इन 2016 16-17 showed a substantial decrease in the prevalence of tobacco use in India compared to the first round of the survey conducted in 2009 and 10. ठीक है। Specifically the prevalence of smoking among adult decreased significantly smoking। ठीक है। And there was also a notable decline in the use of smokeless tobacco product। कुछ ऐसे टोबैको प्रोडक्ट होते हैं जो स्मोकलेस होते हैं। स्मोकलेस का मतलब क्या हो गया कि जैसे कुछ वो इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स कुछ इस टाइप की आती थी, या कुछ स्मोकलेस का मतलब ये हो गया कि जिसमें अल्कोहल भी आता है, उसमें स्मोक जहाँ पे धुआं ना हो, वो स्मोकलेस मतलब एक तरीके के नशे का सामान होता ही है वो फिर। ठीक है। तो ये डिक्रीज सब्सटेंसली है, तो ये इसको आंसर ध्यान में रखिएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कवर्ड अंडर नेशनल वेक्टर डिजीज बॉर्न डिजीज प्रोग्राम। ठीक है। तो नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो था उसमें मलेरिया ध्यान में रखिएगा। जब इस टाइप से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, इसका आंसर का ट्रिक लगाने का हम तरीका बता दे रहे हैं आपको कि इसमें इन सब में क्या होता है, जो भी बड़े स्तर पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं उसमें क्या है कि कुछ ऐसी बीमारियां मतलब ऐसी बीमारियों को कवर किया जाता है जो परमानेंट होती हैं। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ी देर के लिए जुकाम हो गया तो उसके लिए गवर्नमेंट एक अलग से लॉन्च करेगी प्रोग्राम। जैसे अभी हमको थोड़ा सा जुकाम और इस टाइप की चीज़ें हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जुकाम के लिए एक बड़ा सा प्रोग्राम लॉन्च करेगी, नेशनल जुकाम डे या फिर कुछ इस तरीके से प्रोग्राम। ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे लॉन्च नहीं होती। जो परमानेंट बीमारियाँ होती हैं उनको यहाँ पे ओवरकम किया जाता है। तो इसमें कह रहा है कि नॉट कवर्ड में आप देखिए, मलेरिया एक भारत में काफ़ी बड़ा इशू है। फाइलेरिया भी बड़ा इशू है। काला जार भी बहुत ही बड़ा इशू है। सीजनल इन्फ्लुएंजा का मतलब जो सीजनल तौर पे जुकाम बुखार होता है, उसके लिए भारत में कोई प्रोग्राम नहीं लॉन्च होता है, या कहीं भी पूरे विश्व में कहीं नहीं लॉन्च होता कोई ऐसा प्रोग्राम। ठीक है। तो ये सीजनल इन्फ्लुएंजा इसमें एक ऑप्शन होगा फिर इसका आंसर। नॉट, क्योंकि नॉट कवर्ड पूछा है इसलिए यहाँ पे H1N1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विच सॉरी
What is the term used in third variable when it is associated with the independent and dependent variable? डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बाद या उनके साथ एक कौन सा और वेरिएबल होता है, तो इस वेरिएबल को हम लोग कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, कंफाउंडिंग, जो समय पर निर्भर करता है कि ये कैसा व्यवहार करेगा। द टर्म यूज थर्ड वेरिएबल एज एसोसिएटेड विथ बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कंफाउंडिंग वेरिएबल। ए कंफाउंडिंग वेरिएबल इज एन एक्सटर्नल फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट बाय कोरिलेटिंग with both the dependent or independent variable, potentially leading to the false assumption of the causality। जैसे प्रेम कहानी जो भारत में होती है, उसके बीच में एक तीसरा वेरिएबल होता है जो इधर से इधर लेटर पहुंचाता है और इसका लेटर इधर से उधर पहुंचाता है। अब तो मोबाइल का ज़माना है, अब तो इनका कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का कंफाउंडिंग जो पर्सन होते हैं उनका रोल कम हो गया। नहीं तो एक समय था कि ये इधर से उधर और उधर से इधर एक व्यक्ति इसमें होता था विशेष, और जो बहुत विश्वास पात्र होता था दोनों का, तो इसलिए वो पूरे रिजल्ट को चाहे तो प्रभावित कर सकता था। ठीक है, तो इसलिए इस आदमी को कंफाउंडिंग वेरिएबल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इस तरीके के केसेस में। ध्यान में रखिएगा, ये आपको स्टैटिक्स के साथ एप्लीकेशन भी बताए जा रहे हैं, उसके रियल लाइफ के एग्जांपल भी बताए जा रहे हैं, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, इसको अन्यथा कहीं और से रिलेट कुछ नहीं करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट नहीं सॉरी अंडर व्हाट कंडीशन द लॉजिट रिग्रेशन मॉडल अप्लाइड। लॉजिट जो रिग्रेशन मॉडल होता है, ये ज़्यादातर उन केसेस में अप्लाई होता है जहाँ डिपेंडेंट वेरिएबल या कोई भी वेरिएबल बाइनरी हो। ठीक है, तो बाइनरी का यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल इज कंटिन्यूअस, बोथ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आर कंटिन्यूअस, नहीं, ये वेरिएबल बाइनरी होना चाहिए। लॉजिट जो रिग्रेशन मॉडल होता है वो जहाँ पे भी यूज वहाँ पे यूज होता है जहाँ पे हमारा एक वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल बाइनरी होता है। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन भी है। अब अगला क्या है कि हु इंट्रोड्यूस द टर्म एक्सपेक्टेड इनकम एट डेस्टिनेशन। एक्सपेक्टेड इनकम एट डेस्टिनेशन जो हमारे पास एक टर्म है माइकल टोडेरो की ये एक परिकल्पना थी कि एक्सपेक्टेड इनकम एट डेस्टिनेशन का इन्होंने कंसेप्ट दिया था। और ये क्या होता है कि ये जब एक्सपेक्टेड इनकम एट डेस्टिनेशन इज माइग्रेशन स्टडीज वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइकल टोडेरो। जैसे भारत से बहुत सारे लोग देखेंगे तो इधर जो अगर ये इंडिया है तो इधर देखेंगे गल्फ़ कंट्रीज़ में, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई हो गया, इस तरीके से जो बहुत सारे देश हैं यहाँ पे देखेंगे प्लान करते हैं। या इसके बाद इधर देखेंगे यूएसए या यूरोप में ईयू होता सॉरी, तो बहुत सारे लोग प्लान करते हैं, वो अपनी रिमिटेंसेस यहाँ भेजते हैं, तो उसी के लिए यहाँ पे एक कंसेप्ट आया था। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ प्रोपाउंडेड द cumulative causation hypothesis। थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा यार, जुकाम और खांसी होने के बावजूद जो है क्लास ले नहीं पड़ रही, क्योंकि एग्ज़ाम मतलब वो फॉर्म आ गया है इस कारण से। अदरवाइज मैं ये सब क्लासेस नहीं लेने वाला था, क्योंकि क्लासेस लंबी होती हैं इसलिए और दिक्कत होती है। तो अब यहाँ पे क्या है कि प्रोपाउंडेड कुमुलेटिव कॉजेशन हाइपोथेसिस जो थी, ये गुरनार मेडल ने इसको ये कंसेप्ट दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कुमुलेटिव कॉजेशन हाइपोथेसिस प्रोपाउंडेड बाई गुरनार मेडल, ए थियरी in economic development and sociology that desires how economic changes can reinforce themselves through the feedback loop. According to this hypothesis, once an initial economic advantage or disadvantage is established in a region or country, it tends to perpetuate and amplify over time, leading to increase in disparities between region। ठीक है,
मतलब ये कहने का इनका कि कोई गलत चीज़ या कोई अच्छी चीज़ किसी भी सोसाइटी में आ जाती है तो वो धीरे धीरे अपना स्थान बनाती हुई चली जाती है और वो तो अलग अलग रीजन्स में डिफरेंसेस क्रिएट करती है। जैसे भारत और पाकिस्तान का केस देख सकते हैं आप लोग। इधर इंडिया है और इधर अपना पाकिस्तान है, छोटा भाई। तो इसमें देखेंगे भारत में अच्छे नेता, भले ही भारत में भ्रष्टाचार हुआ, बहुत कुछ हुआ, बड़े बड़े घोटाले हुए, क्या हुआ, इतने इतने घोटाले हुए कि पाकिस्तान पूरा खरीदा जा सकता था उसमें, ये अलग बात है। लेकिन भारत में कुछ अच्छे नेता भी हुए, जैसे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, फिर अटल जी, फिर इस तरीके से जो, और पीवी नरसिम्हा राव सर, जिन्होंने भारत में 91-92 के दौरान मतलब जो लिबरलाइजेशन का जो प्रक्रिया थी उसको यहाँ पे उन्होंने दिया, और फिर उसके बाद जो भी यहाँ पे मतलब कंसेप्ट था उसको यहाँ पे ले आए, जिससे भारत का विकास बड़ी तेज़ी से हुआ। वहीं उल्टी डायरेक्शन में पाकिस्तान देखेंगे, पाकिस्तान के डिक्रीज़ होने का कारण ये है कि यहाँ पे नेता तो अच्छे जो थे, एक दो थे ही, उनको हटा के जो है सेना ने रूल किया। फिर उसके बाद कभी सेना कब्जा कर ले रही, कभी पॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ी हुई हैं, फिर उसके बाद जो लोकल ग्रुप्स हैं उन पे कंट्रोल नहीं कर पाए वहाँ की गवर्नमेंट या वहाँ की पुलिस। तो इस कारण से उसका धीरे धीरे पतन होता जा रहा है। तो ये चीज़ें यहाँ पे इनका कहने का यही मतलब है कि जो प्रोफाउंड कुमुलेटिव काजेशन हाइपोथेसिस है, इसमें यही इनका कहना है कि एक जगह अगर कोई गलत चीज़ या अच्छी चीज़ आ जाती है तो धीरे धीरे बढ़ती जाती है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। Who among the following has proposed the sector theory to understand the urban morphology? अर्बन मार्फोलॉजी को जो समझने का जो तरीका, जो एक डेवलपमेंट का काम हुआ था, ये होमर होएट ने दिया था। और इन्होंने बताया था इसमें कि अर्बन मार्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन एरिया इंक्लूडिंग देयर फिजिकल layout, development pattern, and the spatial relationship between different elements of the city. It encompasses the analysis of various components such as building, streets, park, and overall urban landscape. ठीक है, तो ये इस तरीके की चीज़ें मतलब डेवलपमेंट के लिए इन्होंने बताई। अलग अलग थियरीज हैं, ये जब आपका नया कोर्स जो आने वाला है उसमें ये आपको बताया जाएगा कि अलग अलग थियरीज में जो बहुत सारी थियरीज हैं डेमोग्राफी में, और उन थियरीज को में किस किस व्यक्ति ने क्या कहा था और क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट है, खासतौर पर ह्यूमन डेवलपमेंट या ह्यूमन सेटलमेंट या ह्यूमन जियोग्राफी जो हम पढ़ते हैं उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है। Which of the following is used to estimate inter-district migration in a state of India by using data from census 2011? तो इसमें देखेंगे तो माइग्रेशन मैट्रिक्स मेथड भी होता है, सर्वाइवल मेथड होता है, बैलेंसिंग इक्वेशन मेथड होता है, तो सभी यूज होते हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटीज, ट्रीटाइज ध्यान में रखिएगा, ट्रीटी नहीं है ये, ट्रीटाइज है, यूज्ड इन टर्म्स यूज्ड द टर्म सेंसस फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया। ये आईने अकबरी थी, अबुल फजल द्वारा लिखी गई आईने अकबरी, मुगल एम्परर अकबर के समय में। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा कि फजल ने लिखी थी, मुगल एम्परर किसके, अकबर के काल में। अब इसके बाद द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम हैज बीन प्रोवाइडिंग रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ द व्हिच आर वन ऑफ द फॉलोइंग। तो इसमें फर्टिलिटी और मॉर्टेलिटी दोनों पे लगभग रिलायबल एस्टिमेट्स प्रोवाइड करता है, तो बोथ फर्टिलिटी एंड मॉर्टेलिटी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। ये सर इसमें यही तो करते हैं, मॉर्टेलिटी और फर्टिलिटी रेट, IMR मतलब इन्फेंट मॉर्टेलिटी, फिर उसके बाद मैटरनल मॉर्टेलिटी, इन सब की सारी सभी बातें ही होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उसके साथ बर्थ रेट, इस तरीके की चीज़ें वहाँ पे दी जाती हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर इज कॉल्ड द डेमोग्राफिक डिविडेंड? डेमोग्राफिक डिविडेंड 1921 को कहा जाता है, क्योंकि इस साल भारत में जो
भारत की पॉपुलेशन थी वो कम हुई थी, मतलब उसकी ग्रोथ कम, मतलब ग्रोथ रेट कम हुई थी, निगेटिव में शायद गई थी, पूरी पॉपुलेशन जो है इसका मतलब कम हुई थी। उसके बाद भारत में लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। इसका मेन कारण था 1900 लगभग 14 से 18-19 तक, 1918-19 तक ये एक फर्स्ट वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था, उसमें बहुत सारे भारत के लोग शहीद हुए थे। लगभग कहा जाता है कि 70 से 75 हज़ार सैनिक भारत के शहीद हुए थे अंग्रेजों की तरफ से लड़ाई के दौरान। तो देखेंगे तो इलाहाबाद में जो यहाँ पे सैनिक छावनी है, सेना की जो छावनी है, यहाँ से भी बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। तो सेना वाले विशेष जब भी प्रदर्शनी लगाते हैं तो उसमें जाया करिए, आप लोग देखिए कि यहाँ पे कितने लोग शहीद हुए थे। 60 के ज़माने में तो शायद उनको भुला दिया जा रहा है, लेकिन सेना के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे, सेना की जो प्रदर्शनी लगती है उसमें बहुत सारे लोग यहाँ से शहीद हुए थे। तो अब यहाँ पे देखेंगे, द टर्म डेमोग्राफिक डिविडेंड रिफर्स टू अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन द पॉपुलेशन ट्रेंड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया। द ईयर 1921 is known as demographic dividend because it makes turning point in the population growth pattern of the country. Before 1921 क्या हो रहा था भारत में कि इन पॉपुलेशन ग्रोथ, इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ बिफोर 1921 was relatively slow and fluctuating, ठीक है। हाई बर्थ रेट were offset by high death rate due to uh, frequent famine and epidemics या inadequate health cares। फिर उसके बाद क्या हुआ, इंडिया saw a significant increase in the population growth. This was primarily due to decline in the death rate while birth rate remains high. Improvement in healthcare, sanitation and uh, con- control of epidemic contribution of the trend, sorry to this trend। तो ये इसमें यहाँ पे देखेंगे तो इसीलिए इसमें भारत में गांधी जी का आगमन हो चुका था, और गांधी जी का आगमन हो चुका था तो गांधी जी ने जितने भी आंदोलन 1921 के आसपास जो असहयोग आंदोलन या इस तरीके के जितने भी आंदोलन चलाए, उसमें गांधी जी का स्वच्छता विशेष मतलब रखता था। भारत में अभी प्रेजेंट टाइम में स्वच्छ भारत मिशन जो चल रहा है वो गांधी जी के इन्हीं विचारों की देन है। लेकिन भारत में गांधी जी का जो एक विशेष फोकस रहता था, कहीं भी वो प्रदर्शन करने जाते थे तो पहले वहाँ पे साफ सफाई कराते थे। और वो अच्छा इसलिए भी था, गैदरिंग बड़ी होती थी, कोई एक बीमारी अगर फैल गई सब में तो बहुत सारे लोग मारे जाते थे। हेल्थ केयर मतलब जो फैसिलिटीज़ थी वहाँ पे कम थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शोषण ज़्यादा था भारत में, तो इसलिए वहाँ पर ये चीज़ें विशेष ध्यान रखी जाती थी। मेयर्स ब्लेंडेड इंडेक्स यूज्ड इन कंटेक्स्ट ऑफ विच आर द फॉलोइंग। ये डिजिट प्रेफरेंस होता है, डिजिट प्रेफरेंस के रिस्पेक्ट में ये चीज़ें आती हैं। मेयर्स ब्लेंडेड इंडेक्स is a statistical measure used to detect the quality age heaping or digit preference in age data. Age heaping occurs when respondent round their age to certain preferred digit, ठीक है। तो ये इसका डिजिट प्रेफरेंस की बात होती है मेयर्स इंडेक्स। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एंड एट नेशनल एंड सब नेशनल लेवल। तो जो एसआरएस रिपोर्ट होती है उसमें कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, इसमें देखेंगे कि जो रिलायबल एनुअल एस्टिमेट होता है बर्थ रेट का, ये दिया जाता है, और एनुअल जो रिलायबल एनुअल एस्टिमेट्स ऑफ डेथ रेट है ये भी दिया जाता है। वो अदर फर्टिलिटी एंड मोर्टलिटी इंडिकेटर्स, इसकी भी चर्चा होती है। रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ एवर्टेड, अच्छा हाँ एवर्टेड, ये शब्द यहाँ पे एवर्टेड मतलब किसी भी चीज़ को टाल देना, टाल देना। मतलब कुछ लोग होते हैं जो प्रेगनेंसी को, या एबॉर्शन का जो कंसेप्ट होता है एक तरीके से कहा जाए, तो वो एबॉर्शन का डेटा इसमें नहीं आता है। एसआरएस रिपोर्ट में जो भी हमारे पास रिपोर्ट आती है उसमें एबॉर्शन का डेटा नहीं देता, या बर्थ एवर्टेड का मतलब जो प्रेगनेंसीज हैं जो आदमी जानबूझ कर टाल दे रहा है या कुछ कर दे रहा है इस तरीके की चीज़ें, तो उनका डेटा यहाँ पे नहीं आता है, ठीक है। तो ये रिलायबल एस्टिमेट्स ऑफ बर्थ एवर्टेड का यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा। हाउ मेनी पर्सन्स year of the data and epidemiology study would contain that followed 1000 people,
फॉर 10 ईयर्स। तो यहाँ पर देखेंगे तो इस केस में आपके पास क्या हो जाएगा, अच्छा 100 पीपल फॉर 10 ईयर्स, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाता है, 10 इंटू 100 हो जाता है इस केस में, ये 1000 इसका आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन में देखेंगे पर्सन ईयर कैलकुलेटेड बाय मल्टीप्लाइंग द नंबर ऑफ पीपल और फिर नंबर ऑफ ईयर्स दे वर फॉलोड, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद कह रहा है कि फार्मूला पी टी बराबर P01 प्लस आर की पावर टी, ये किसका है, तो ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है फिर ये ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल होता है, ठीक तो है। अच्छा इसमें ये तीसरा ऑप्शन लिख दिया गया है ना, नंबर जो है 3 लिख दिया गया, ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल नहीं है, ये नंबर 2 हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है ये। अब इसके बाद हाउ मेनी ईयर्स इट टेक्स ए पॉपुलेशन टू डबल, तो डबल के लिए आपको बताया गया था कि ईयर्स मतलब टी बराबर क्या था, 70/r था, 70/r था, तो इसका 70/2 कर दो, 35 आ जाएगा। डबलिंग टाइम आपको बताया गया था 35 ईयर्स में, ग्रोथ रेट आर होता है, यहाँ पे ध्यान में रखिएगा ये इसका सोल्यूशन हो गया। फिर इसके बाद अगला है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर बाय लेक्सिस डायग्राम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेजर्ड बाय लेक्सिस डायग्राम, तो लेक्सिस डायग्राम के माध्यम से कौन सा जो है यहाँ पे मेजर किया जाता है, तो इसमें देखेंगे तो हमारे पास इसका मॉर्टेलिटी जो है इसका मेजरमेंट होता है लेक्सिस डायग्राम से। तो a Lexis diagram is a two-dimensional diagram that is used in demography to represent to represent events such as birth, death, and migration that occurs to individuals or cohort over time. It is most commonly used to measure mortality, showing the distribution of death across different age and calendar years. ठीक है, विच मेजर ऑफ डिस्पर्सन इज लीस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, तो एक्सट्रीम वैल्यूज में यहाँ पे लीस्ट अफेक्टेड के लिए आपको बताया गया था कि जो भी पोजिशनल एवरेज होते हैं, पोजिशनल एवरेज जो होते हैं ये हमेशा लीस्ट अफेक्टेड होते हैं बाय एक्सट्रीम वैल्यूज, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यूज से हमेशा ये लीस्ट प्रभावित कौन से होते हैं, पोजिशनल एवरेज, तो रेंज प्रभावित होता है, मीन डेविएशन प्रभावित होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन प्रभावित होगा, क्वार्टाइल डेविएशन प्रभावित नहीं होगा। क्यों, क्योंकि Q3 माइनस Q1 क्वार्टाइल डेविएशन का मान क्या होता है, QD बराबर लिखेंगे Q3 माइनस Q1 अपॉन 2 तो Q3 और Q1 थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल है, और थर्ड और फर्स्ट क्वार्टाइल एक पोजिशनल एवरेज होता है, इसलिए ये प्रभावित नहीं होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अच्छा ये इसी का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x बिलोंग्स टू C, x बिलोंग्स टू C या W गिवन एच नॉट, ये होता है हमारा टाइप 1 एरर, रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू, ये ऑप्शन आपका हो जाएगा, ठीक अब इसमें क्या कह रहा है कि ये पॉपुलेशन, द पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री ए इज मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ बी, 50% मोर देन एंड 20% मोर देन द पॉपुलेशन ऑफ सी, हाउ मच, अच्छा ये इसका नॉर्मली जो है एक ट्रिक होता है, तो इसको देख लेंगे। इसका एक ट्रिक बता देते हैं, ये काफ़ी लंबा इसमें सॉल्व किया गया है। इसका ट्रिक जो होता है सी में यूज किया जाता है कि अगर ए की भी पॉपुलेशन से x% अधिक है और बी की पॉपुलेशन उसी से y% अधिक है और सी समथिंग पॉपुलेशन है ABC, तो बी और सी के बीच में जब परसेंटेज की बात होती है ये 100 प्लस x अपॉन 100 प्लस y% होता है, ठीक है, इंटू 100 कर दिया जाता है परसेंटेज निकालने के लिए, ये क्या हो जाएगा 150 बटे 120, ठीक है, इंटू 100, इसको सॉल्व कर लीजिए, फिर ये कैंसिल आउट हो जाएगा और 3 बचे 15, 3 चौको 12, 4 25 चौका 100,
ठीक है, 25 पंचे 125, ठीक है, 125 आया यहाँ पे इसका मान। और अब यहाँ पे परसेंटेज का, अच्छा मोर पूछ रहा है तो 100 में माइनस कर दीजिए तो ये 25 हो जाए, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा कि किसी भी पॉइंट से ए x% अधिक हो, बी y% अधिक हो, तो बी और सी के बीच में जब रिलेशन की बात होती है परसेंटेज, ये अधिकता या कमी, जब ये परसेंटेज अगर कमी यहाँ पे दिया होता तो ये टर्म माइनस हो जाता है, ये एक्स वाला टर्म। अगर कहीं कह दिया जाता कि ये मोर नहीं, ये 50% कम है, यहाँ पे 20% कम है, तो ये माइनस हो जाते हैं, ठीक है। और अगर कहे कि एक घट रहा है दूसरा बढ़ा हुआ है, तो वहाँ पे जो घटने वाला है माइनस में हो जाएगा, जो बढ़ने वाला है प्लस में हो जाएगा। अब फार्मूला यही रहेगा, ठीक है। अदरवाइज आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिपिक्ट द न्यूट्रिशनल डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन। तो न्यूट्रिशनल डेंसिटी जो भी होती है, न्यूट्रिशनल डेंसिटी का मतलब क्या हो गया, पॉपुलेशन और अवेलेबल रिसोर्सेस का जो रेशियो होता है वो न्यूट्रिशनल डेंसिटी होता है। तो रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। फिर उसके बाद द रेशियो बिटवीन एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन एंड फार्मिंग एरिया। नहीं, ये तो गलत है, एग्रीकल्चर पॉपुलेशन का टोटल पॉपुलेशन लिया जाएगा। शहर में जो लोग रह रहे हैं एग्रीकल्चर नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनका भी तो योगदान होता है जीडीपी में। द रेशियो बिटवीन टोटल पॉपुलेशन एंड अरेबल लैंड, द रेशियो बिटवीन फार्म पॉपुलेशन एंड लैंड एरिया। नहीं, ये अरेबल लैंड की बात करेगा, ठीक है। अरेबल लैंड का मतलब क्या हो गया कि जैसे जहाँ पे एग्रीकल्चर हो सकता है, जैसे भारत में देखेंगे तो भारत ऐसा देश है विश्व का जहाँ पे सबसे अधिक मतलब फर्टाइल लैंड है, फिर भी हमारा जो प्रोडक्शन है उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। और जो भारत में सबसे अधिक मतलब अरेबल लैंड है, और उसके साथ जो डाइवर्सिटी है खाने में, डाइवर्सिटी भी जो है जितना भारत में है उतना विश्व के किसी और देश में नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे नॉर्मली धान की अगर प्रजातियाँ देखी जाए, पैडी की, तो पैडी में भारत को कहा जाता है कि भारत धान का मतलब धान का जो मतलब कहा नहीं जाता ओरिजिन है, डेस्टिनेशन जहाँ से उत्पन्न हुआ था धान, वो भारत का छत्तीसगढ़ कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा भी कहा जाता है। और भारत में लगभग 50,000, ध्यान दीजिएगा 50K लिख रहे हैं, 50,000 से अधिक धान प्रजातियाँ। ऐसा देखेंगे तो बैगन, बैगन को ब्रिंजल कहते हैं ना, ब्रिंजल देखेंगे तो भारत में 550 से अधिक प्रकार के ब्रिंजल हैं, बैगन हैं। इतनी वैरायटी भारत विश्व के किस देश में मिलेगी यार। मिर्च की प्रजातियां देखेंगे तो ऐसे ही हैं, गोभी, पत्ता गोभी, मतलब हजारों की तरीके की चीज़ें, हजारों तरीके की मतलब सब्जियां, और उनमें भी वैरायटी हजार तरीके की। तो ये इतने डाइवर्सिटी भारत के अलावा और कहीं की विश्व के किसी भी देश में नहीं है। मतलब बैगन की इतनी प्रजातियां हैं यार, मैं पहली बार ये डेटा पढ़ा था ना तो दंग रह गया था। मैं कहा कि ये हम तो नॉर्मली 8-10 टाइप का ही देखे हैं बैगन। धान भी जो देखेंगे होंगे 8-10 टाइप का देखे होंगे, लेकिन इनकी जो प्रजातियां हैं इतनी की संख्या में हैं। 50,000 से अधिक भारत में धान की प्रजातियां हैं, और बैगन की नॉर्मली प्रजातियां 500 से अधिक हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पे अरेबल लैंड की तुलना में टोटल पॉपुलेशन का जो कंसेप्ट होता है वो न्यूट्रिशनल डेंसिटी कहलाता है, ठीक है। फिर ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज़ द लोएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ एल्डरली पीपल इन इंडिया। तो अब यहाँ पे जो दिया गया है नॉर्मली ओवरऑल तो देखेंगे तो भारत में जो एल्डरली पॉपुलेशन है, मान लीजिए अगर आपको ये नॉर्मली देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश है 4.6% के आसपास, अभी जस्ट पीछे डिस्कस किए हैं। लेकिन अभी इसमें इस ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे आपको झारखंड मिलेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं यानी कि तुलना में कम है, इसलिए वहाँ पे थोड़ी सी डेथ रेट ज़्यादा है, ठीक है। एज मतलब वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है थोड़ी सी कम है अन्य स्टेट्स की तुलना में, इसलिए वहाँ पे अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम है तो 60+ लोगों की संख्या अपने आप कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। ये हो गया आपका झारखंड। अब इसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द इज सॉरी व्हाट इज़ द बेसिक पर्पज ऑफ पीएफ रेशियो। पीएफ रेशियो जो होता है ये इसमें क्या कैलकुलेट किया जाता है। पीएफ रेशियो जब भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसमें हम बताते हैं कि एडजस्टेड लेवल ऑफ फर्टिलिटी जो है इसकी हम लोग चर्चा यहाँ पे करते हैं, एडजस्टिंग लेवल ऑफ फर्टिलिटी।
तो यहाँ पे बेसिक पर्पज ऑफ पीएफ रेशियो मेथड, अच्छा इसको ब्रास ने दिया था, पीएफ रेशियो ब्रास दिया था, इसका पिछले पेपर्स में हम डिस्कस कर चुके हैं। मेजर द एडजस्टिंग the level of period fertility. The method is used in demography to adjust reported fertility rates to correct for the error and bias in the data, ensuring the more accurate estimate of the period fertility levels. अगला क्वेश्चन है व्हाट इज नप्टियलिटी, नुप्सियलिटी जो भी पढ़िए आप इसको टेबल। तो अब इसमें ये क्या होता है, अब नुप्सियलिटी टेबल अगर देखेंगे तो इसमें सिंगल डिक्रीमेंट ऑफ लाइफ टेबल होता है, तो ये इसका ऑप्शन होता है। अब इसमें यहाँ पे ए नुप्सियलिटी टेबल इज ए टाइप ऑफ सिंगल डिक्रीमेंट लाइफ टेबल, इट इज़ यूज टू मेजर द मैरिज रेट एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिमेनिंग अनमैरिड ओवर द स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, considering only the decrement caused by the marriage या single decrement। अब इसके बाद यहाँ पे अगला है कि जेंडर फर्टिलिटी रेट, सॉरी जनरल फर्टिलिटी GFR। जनरल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, ये नंबर ऑफ लाइव बर्थ हो जाएगा, नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। अब इसके बाद क्या है यहाँ पे, अच्छा जनरल फर्टिलिटी रेट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 वुमेन इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप। रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप ये है 1549। अब इसके बाद हु प्रपोज द थियरी ऑफ इंटरनेशनल वेल्थ फ्लो, आपको इसका ट्रिक भी बताया गया था। वेल्थ किस में है, वेल्थ देखेंगे तो कार्डवेल में है, तो यहीं पे ये जेसी कार्डवेल हो जाएंगे, जो इंटरनेशनल वेल्थ फ्लो थियरी थी इसको इन्होंने ही दिया था। ठीक है, अगला अच्छा ये क्वेश्चन इसमें ये बता दिया गया है कि वेल्थ फ्लो थियरी प्रपोज्ड बाय जेसी कार्डवेल वाज इट द डायरेक्शन एंड अमाउंट ऑफ वेल्थ ट्रांसफर्ड बिटवीन जनरेशन। ठीक है, जनरेशन टू जनरेशन जो वेल्थ ट्रांसफ़र होती है, जैसे घर की पैतृक संपत्ति अगली पीढ़ी को ट्रांसफ़र होती है, उसी तरीके से इनमें ट्रांजिशन की बात करते हैं। ठीक है, और फिर इसमें आगे ये कह रहे हैं कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी वेल्थ ऑफ्टन फ्लोज फ्रॉम यंगर टू ओल्डर जनरेशन leading to higher fertility rates as child seems to as economic assets. इन कंट्रास्ट द मैटर ऑफ सोसाइटी, ये तो वही ताम झाम इसकी बात की है कि जो आपके काम का है वही ध्यान दीजिए। जो वेल्थ थियरी है, वेल्थ जनरेशन थियरी है, वो कार्डवेल ने दिया था। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि ये सारा बेस्ड एवरेज लाइफ टेबल 2014 से 18 shows the expectation of life at birth for India in is this, choose the correct option। अगर किसी भी यहाँ पे लाइफ जो है, एक तो सबसे पहली बात ये ध्यान दीजिए कि करंट का क्वेश्चन रहा था उस समय का। अगर उसके बाद यहाँ पे कोई एवरेज लाइफ टेबल 2014-18 के बाद कोई डेटा आया होगा तो अब वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। तो करंट के क्वेश्चन के लिए ज़्यादा मारामारी नहीं, ज़्यादा इस तरीके की चीज़ें नहीं करनी है हमें। इसका जो ऑप्शन है ये बर्थ और डेथ रेट यहाँ पे विल बी 14.41 पर 1000 पॉपुलेशन इन इंडिया ड्यूरिंग 2014-18 एज लाइफ टेबल पॉपुलेशन इज अ स्टेशनरी पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दे दिया गया। अब इसके बाद देखा जाएगा कि इपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन रिफर्स, इपिडेमोलॉजिकल जो मतलब हमारे पास ट्रांजिशन होता है वो क्या रिफर करता है, द चेंजेस ऑफ, इसमें क्या है कि द चेंजेस ऑफ मॉर्टेलिटी फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज टू डीजनरेटिव डिजीज। मतलब ये क्या हो गया कि इपिडेमोलॉजिकल जैसे महामारी वाली जो ट्रांजिशन होता है, इसमें क्या कह रहा है कि इपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन मतलब महामारी की जो अवस्था है वो कैसे चेंज होती है। तो भारत में देखेंगे पुराने समय में, आज़ादी के पहले 1950 से पहले का जो डेटा है, इसमें देखेंगे तो महामारियाँ बहुत सारी आती थी, या 1921 के पहले अभी देखे हैं डिवाइडिंग जो ईयर है, डिविडेंट ईयर, तो उसमें देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी बीमारियाँ आती थी। उसके बाद भारत जब आज़ाद हुआ तो सबसे ज़्यादा प्राइमरी हेल्थ केयर पे इन सारी चीज़ों पर विशेष ध्यान दिया गया। तो यहाँ पर क्या था कि, और अब क्या है, इस समय
क्या है था कि इन्फेक्टियस डिजीज होती थी, हैजा और कालरा, इस तरीके की मलेरिया, इस टाइप की बीमारियाँ फैली और बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी। इसके स्थान पे अब डीजनरेटिव बीमारियाँ आ गई हैं। डीजनरेटिव बीमारियाँ क्या होती हैं? जो आदमी खुद से जनरेट कर रहा है। खुद से जनरेट करने में मतलब जैसे जो कुछ जैसे कोरोना वायरस था, कहते हैं चाइना के वुहान लैब में पैदा हुआ था, जनरेट किया गया था। या कुछ डीजनरेटिव बीमारियाँ इस तरीके की भी होती हैं, जैसे मगरमच्छ की तरह आप पड़े हैं और आपको शुगर हो जाए, कोई एक्टिविटी नहीं, शुगर हो गया, या कुछ बीपी हो गया, हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, ये सब डीजनरेटिव बीमारियाँ होती। तो अब जो भारत में एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन थियरी है वो कहता है कि चेंजेज ऑफ मोर्टेलिटी फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज टू डीजनरेटिव डिजीज। ठीक है, तो ये चीज़ें इसमें बात करता है ये। तो ये इसी पे इसका सोल्यूशन दिया हो गया। अब इसके बाद कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन ए जनरेशनल लाइफ टेबल एंड ए पीरियड लाइफ टेबल इज दैट जनरेशनल और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो अब इसमें कह रहा है कि जो ये रेडिक्स वगैरह नहीं, कुछ नहीं, ये वन रिफर्स टू द ट्रूथ बर्थ ट्रू बर्थ कोहर्ट एंड अदर डज नॉट। तो मतलब ये जो जनरेशन लाइफ टेबल होता है इसमें ट्रू बर्थ की बातें होती हैं और दूसरे में ये बातें नहीं होती। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन जनरेशन और कोहर्ट लाइफ टेबल एंड पीरियड लाइफ टेबल इज, ये आंसर है। फिर इसके बाद जनरेशन लाइफ टेबल फॉलोज ए स्पेसिफिक कोहर्ट ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम बर्थ टू डेथ। जनरेशन जो लाइफ टेबल होती है ये फ्रॉम बर्थ टू डेथ तक पूरा पूरा फॉलो करती है किसी भी कोहर्ट, किसी भी पर्सन का। while the period life table uses data from a specific time period to provide the snapshot of the mortality experience of a population at that time without following individuals over lifetime। ठीक है, तो जो पीरियड लाइफ टेबल होती है ये किसी विशेष पीरियड के लिए होती है, और जनरेशनल जो लाइफ टेबल होती है पूरी जनरेशन, पूरी मतलब एक आदमी के जन्म से लेके अंतिम समय तक का, मतलब आगमन से लेके गमन तक, परिगमन तक, ये पूरा मेजर करता है। ठीक है। अब अगला क्या है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेथ रेट। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेथ रेट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये टू एलिमिनेट द डिफरेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ वन आर मोर वेरिएबल। ठीक है, फिर अब इसके बाद द पर्पज ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ डेथ रेट इज टू एलिमिनेट द डिफरेंशियल इन्फ्लुएंस ऑफ वन or more variables. Standardization adjusts the death rate to the common structure following for fair comparison by removing the effect of differing age distribution over other demographic variables between population। ठीक है, अगला है टेक्निकल ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन ऑफ इंडिया 2011-36 प्रोवाइड द प्रोजेक्ट पॉपुलेशन एट विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल। तो ये पॉपुलेशन प्रोजेक्शन जो भी होता है कंट्री, स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये चीज़ें नहीं देता है। तो ए बी ये वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा। ठीक है, ABC। अब इसके बाद करना विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ हेल्थ प्रॉब्लम दैट कैन बी कॉज्ड बाय STI इन इंडिया। तो STI जो होता है, STI का अगर यहाँ पे देखें जो फुल फॉर्म होता है, तो फुल फॉर्म में यहाँ पे देखेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ होती है उनकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ में क्या है, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ये आता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज भी आता है, हाई रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर भी आता है, इनफर्टिलिटी नहीं आता है। तो यहाँ पे भी ABC ऑप्शन होगा। और इनफर्टिलिटी यहाँ पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इनफर्टिलिटी, अच्छा, sexually transmitted disease can lead to refer sexually transmitted infectious disease can lead to several health problem in women including, अच्छा infertility भी देता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी भी यहाँ पे है फिर। ठीक है, ये भी है। तो ऑप्शन आपका जो है ये ना होके चारों ऑप्शन हो जाएंगे।
इनफर्टिलिटी का मतलब ये हो गया कि जब सेक्सुअल ट्रांजिशन किसी का हो गया या सेक्सुअल बीमारी कुछ हो गई किसी को, तो इनफर्टिलिटी हम ऑब्वियस सी बात है आ जाएगी। क्यों? क्योंकि जैसे सर्वाइकल कैंसर हो गया या फिर कुछ जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में इंटरनल जो प्रॉब्लम हो जाती हैं, वो प्रॉब्लम आ गई तो इनफर्टिलिटी अपने से ही हो जाएगी। क्योंकि जो सर्वाइकल कैंसर है उस केस में इनफर्टिलिटी श्योर है आ जाती है। ठीक है, क्योंकि फिर उस केस में जो बच्चेदानी होती है पूरी तरह से उसको बाहर निकाल दिया जाता है। जब बच्चेदानी ही नहीं हो गया तो बच्चे की बात ही नहीं। ठीक है, तो अब इसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि कम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर डज नॉट इंक्लूड। थोड़ा सा लग रहा है ऐसा हमारा भी गेयर फंसने लगा है क्या? एक्चुअली ऐसा नहीं होता, ये थोड़ी काफ़ी देर से जब क्लास ले रहा हो आदमी तो ऐसी प्रॉब्लम आती है थोड़ी बात। अगला है कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर डज नॉट इंक्लूड। तो अब डज नॉट इंक्लूड इसमें क्या है? तो इसमें देखेंगे तो मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा आता है। ये हिस्टीरेक्टोमी जो होता है ये चीज़ इसमें नहीं आती है। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका हो जाएगा, यहाँ पे आंसर केवल बी होगा। बाकी ब्लड ट्रांसफ्यूजन और सिजेरियन सेक्शन यहाँ पे आता है। इसका देखें कॉम्प्रिहेंसिव इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर includes the services such as manual removal of placenta, blood transfusion, and cesarean section. However, it does not include hysterectomies, which are more specialized surgical procedure not generally considered part of emergency obstetric care. ठीक है, अब इसके बाद which one of the following are age delayed degenerative disease? एज डिलेड डिजेनरेटिव डिजीज। अब इसमें आपको अभी जस्ट बताया गया कि जो एज डिलेड डिजेनरेटिव बीमारियां होती हैं उनको हमें किस तरीके से टैकल करना होता है। या इसमें देखेंगे द शिफ्ट ऑफ मैन मेड डिजीज फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर। नहीं, ये गलत है। डिजेनरेटिव जो डिजीज होती हैं वो आदमी के एक ग्रुप से, जैसे वुहान में जब कोरोना वायरस पैदा हुआ था तो ऐसा नहीं है कि केवल चाइना प्रभावित नहीं हुआ, चाइना बहुत प्रभावित हुआ था। वहाँ की न्यूज़ कम आती है इसलिए जो है मतलब थोड़ा सा उसका मतलब टाइम से पता नहीं चला। फिर उसके बाद देख रहे हैं पूरे विश्व में करोड़ों की संख्या में लोग मारे गए। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो इसको ये चीज़ नहीं होती, तो ए ऑप्शन यहाँ पे हटा दिया गया। ठीक है, द डिक्लाइनिंग एज स्पेसिफिक मॉर्टेलिटी रिजल्ट इन द ग्रेजुअल शिफ्ट ऑफ नॉन कम्युनिकेबल बर्डन टू ओल्डर एज विथ अंडरलाइंग काज ऑफ डेथ शोइंग ए लिटिल चांस ओवरऑल। तो ये चीज़ यहाँ पे हो जाएगी। फिर उसके बाद द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ स्टेज ऑफ एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज एक्सपेक्टेड टू शिफ्ट टू मोर एडवांस्ड एज। हाँ, मोर एडवांस्ड एज की ओर ये शिफ्ट होती है बीमारी, डिजेनरेटिव बीमारियां जो होती हैं। तो बी और सी हो जाएगा, तो बी सी डी ऑप्शन है। तो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फोर्थ स्टेज एपिडेमोलॉजिकल ट्रांजिशन वेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज रिमेन सेम टू थर्ड स्टेज। नहीं, सेम कहाँ से होगा यार, दो अलग अलग स्टेज हैं तो उसमें सेम कहाँ होगा। ठीक है, तो ये डी भी हटा दीजिए, तो बी और सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी भी हट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिमेन्स सेम यहाँ पे नहीं होता कोई भी चीज़ हो यार। एक स्टेज से दूसरी स्टेज में हम जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आएगा ही, कम हो बढ़े वो अलग बात है, सेम तो नहीं होगा। ठीक है, तो हाँ ये बी सी आंसर भी है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, एज डिलेड डिजेनरेटिव डिजीज रिफर्स टू नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दैट प्राइमरली अफेक्ट older adult due to shifting burden of mortality and morbidity to later age in life. As medical and public health advancement reduce mortality from infectious disease and improve overall health, individual life longer, and the incidence of chronic and degenerative disease such as cardiovascular disease, cancer, diabetes,
degenerative disorders increases among the elderly. This shift is a key feature of the later stage of the epidemiological transition. ठीक है, अब इसके बाद कंसेप्ट इसका एज डिलेड आर बेस्ट डिस्क्राइब बाय द ऑप्शन बी सी जो है यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू अबाउट सिंगुलेट मीन एज एट मैरिज। सिंगुलेट एज मीन एज एट मैरिज का मतलब ये होता है कि जब आदमी बहुत ही अकेला हो, मतलब ये कि सिंगल आदमी पड़ा है, होता नहीं बेकार आदमी क्या करे, तो वही इसमें कैलकुलेशन होता है। तो इसका पहले एक्सप्लेनेशन देखिए। एक्सप्लेनेशन में क्या है कि द सिंगुलेटेड मीन एज मैरिज इज अ डेमोग्राफिक मेजर दैट एस्टिमेट द एवरेज एज एट विच इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन मैरी फॉर द फर्स्ट टाइम। जब एवरेज एज का मेजरमेंट करता है जब कोई भी आदमी फर्स्ट टाइम मैरिज होता है। जब भारत में देखेंगे तो पहले जब आज़ादी के पहले या फिर जो ओल्डर एज था उसमें 16-17 साल की एज में शादी कर दी जाती थी। अभी प्रेजेंट टाइम देखेंगे कैरियर के चक्कर में आदमी 25 प्लस 28 प्लस 30 प्लस की उम्र में शादी कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये इसी एवरेज को मेजर करता है। फिर इसके बाद इट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम सेंसस आर सर्वे डेटा by analyzing proportion of individual who have never married by a specific age group. The SMAM provides insight into the marriage pattern and timing within the population, and it is particularly used for comparing marriage age across different region or time period. ठीक है, तो अब इसमें ए और डी ऑप्शन फिर सही है आपका। देखेंगे क्या है कि SMA is the average length of single life expressed in years among those who marry before 50। फिर SAM can be estimated for women, तो ऑब्वियस सी बात है मेल फीमेल दोनों के लिए यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन देखिए, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए और डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ए और डी ऑप्शन। ठीक, अगला क्वेश्चन आता है हम लोगों का, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पॉपुलेशन पिरामिड आर करेक्ट। पॉपुलेशन पिरामिड की बात कर रहा है, तो पॉपुलेशन पिरामिड पिछले मतलब पेपर में हम लोग अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं। तो पॉपुलेशन पिरामिड क्या होता है कि जो हमारे पास डेटा होता है, जो भी मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड होता है, इस पॉपुलेशन पिरामिड में यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि अच्छा इसका आंसर गलत दिया था उन्होंने, तो यहाँ पे पॉपुलेशन पिरामिड आर, तो पॉपुलेशन पिरामिड इज ए डिजाइन टू गेट डिटेल पिक्चर ऑफ द एज सेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पॉपुलेशन विथ बार्स ऑन द लेफ्ट साइड एंड राइट साइड द central of the central vertical axis representing female and males respectively. Pyramid may be constructed on the basis of either absolute number or percentage। हाँ, दोनों के लिए यहाँ पे कैलकुलेट होता है। तो percentage pyramid is calculated using percentage on the basis of grand total of the population including both sexes and all age। ठीक है, एक्सक्लूडिंग एज नॉट स्टेटेड। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट पिरामिड इंडिकेट द चेंजेस इन ओवरऑल साइज ऑफ द पॉपुलेशन व्हाइल परसेंटेज पिरामिड डिपिक्ट्स चेंजेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ द साइज ऑफ ईच एज ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे ये सभी आपका आंसर हो जाएगा ए बी सी डी। ठीक है, तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए आपको इसमें हल करना ज़रूरी होता है, और इसमें चाहे ए लगाएंगे या चाहे ये तीनों ऑप्शन आपके सही माने जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल वर अप्रूव्ड बाय यूनाइटेड नेशन फॉर ओल्डर पॉपुलेशन। तो ओल्डर पॉपुलेशन के लिए यहाँ पर देखेंगे
इंडिपेंडेंस की बात करता है, पार्टिसिपेशन की बात करता है, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं ओल्डर एज के लिए चलाए जाते हैं लोगों के, कि जिससे उनका जो रहन सहन है, जो उनको जैसे कुछ बीमारियां होती हैं तो वो अपने दोस्तों के बीच में घुले मिले रहेंगे, तो वहाँ पे उनका मतलब स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद कोलैबोरेशन, अच्छा डिग्निटी और सेल्फ फुलफिलमेंट ये भी होता है। तो ऑप्शन अच्छा 2 2 4 है। कोलैबोरेशन नहीं होता, कोलैबोरेशन बढ़ोतरी में कौन सा कोलैबोरेशन करेंगे यार ये लोग। तो यहाँ पे सी हटा दिया जाए, सी हटाते ही ABDE हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इंडिपेंडेंस तो होती है। अगला क्या है, हाँ यहाँ पे यूनाइटेड नेशन जो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ ओल्डर पर्सन अडॉप्टेड बाय द जनरल असेंबली इन 1991, 1991 में इसको अडॉप्ट किया गया था। इसमें क्या है, इंडिपेंडेंस है, पार्टिसिपेशन है, डिग्नी है, सेल्फ फुलफिलमेंट है। ठीक है, कोलेबोरेशन इज नॉट वन ऑफ द प्रिंसिपल स्टेट। ठीक है, ऐसे भी यार 70 साल की एज में क्या कोलेबोरेशन करेंगे, मतलब जिस एज में आपका हाथ पैर अच्छे से काम ना कर रहा हो, उसमें कोलेबोरेशन जैसी कोई मतलब टर्मिनोलॉजी तो शायद ही ना हो। ठीक है, अब इसमें विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर गोल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। तो ये फिर से देखिए, टू इंश्योर द एजुकेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ऑब्वियस सी बात है। टू इंश्योर द सर्वाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ गर्ल चाइल्ड, ये भी बात है। टू प्रिवेंट जेंडर बायज, सेक्स सेलेक्टिव एलिमिनेशन, और फिर टू इन्फोर्स द प्री कंसेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोसिस टेक्निक। नहीं, टू इन्फोर्स की, जहाँ पे इन्फोर्स की, जब भी कोई प्रोग्राम चलाया जाता है तो इन्फोर्स जब शब्द आए तो आपको थोड़ा सा मतलब सजग हो जाना है, चौकन्ना हो जाना है। कारण ये है कि कोई भी चीज़ उसमें प्रोग्राम जब भी चलाया जाता है तो वो समाज के अपलिफ्टमेंट के लिए होता है, मतलब समाज के उत्थान के लिए होती हैं चीज़ें। और उसमें हम लोग ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे इसको हम इन्फोर्स करेंगे, वो मतलब किसी प्रोग्राम में नहीं होता है, वो उसके लिए नियम कानून बनाए जाते हैं कि आज से आपका गाड़ी का चालान 10,000 रुपये हो गया। वो उसमें ये नहीं कहता भारत सरकार की आइए हम एक प्रोग्राम चलाते हैं इस पर आपकी गाड़ी का चालान हम 10,000 रुपये लेंगे, ऐसा तो कुछ करेगा नहीं। मोदी गवर्नमेंट अभी भारत के प्रधानमंत्री आए मीडिया में, एक सामूहिक गैदरिंग हो, फिर उसके बाद कहें कि आइए आज से आपकी गाड़ियों का चालान जो 10,000 रुपये था 50,000 रुपये कर दिया जाए, आधे लोग उसमें भाग जाएंगे भाई। ये सब प्रोग्राम में ये इन्फोर्स किया जाते हैं, कानून नियम कानून इन्फोर्स किए जाते हैं। उसमें कोई प्रोग्राम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक स्कीम थी जो समाज के उत्थान के लिए थी, तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे डी हटा दिया जाए, डी हटते ही आपका आंसर मिल जाएगा। ये सी भी होगा फिर। अब हाँ, इसमें देखिए मेजर गोल बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का ये था ABC। अब इसके बाद क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डेटा इनपुट्स आर यूज्ड इन कंपोनेंट मेथड ऑफ पॉपुलेशन प्रोजेक्शन। पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में कौन सा जो है हमारे पास चीज़ें यूज होती हैं, तो अब बताइए यहाँ पे पॉपुलेशन प्रोजेक्शन में ज़्यादातर केस में जो भी चीज़ें होती हैं इन चीज़ों का हम यूज करते ही हैं। एक सेकेंड, तो अब यहाँ पे एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन इन द बेस ईयर, और फिर लाइफ टेबल सर्वाइवल रेशियो इन द 5 ईयर एज ग्रुप फॉर फीमेल मेल्स एंड फीमेल्स। ठीक है, फिर इसके बाद TFR ASFR इसकी भी बात है, सेक्स रेशियो एट बर्थ इसकी भी बात है, ये भी है। ठीक है, ये सभी बातें होंगी इसमें। अब यहाँ पे कंपोनेंट मेथड ऑफ द पॉपुलेशन प्रोजेक्शन यूजेस द फॉलोइंग, जबरदस्ती का फ़ोन आता है यार, तो फिर मतलब संडे के दिन भी ऑफिस वाले जो है जैसे सुकून नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसके बाद यहाँ पे देखते हैं पॉपुलेशन प्रोजेक्शन यूजेस द फॉलोइंग डेटा इनपुट्स। तो अब इसमें एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन बेस ईयर का यूज होता है, लाइफ टेबल सर्वाइवल रेशियो इन द 5 ईयर एज ग्रुप फॉर मेल्स एंड फीमेल्स फॉर द बेस ईयर ऑफ द प्रोजेक्शन पीरियड, फिर TFR और ASFR फॉर बेस ईयर एंड प्रोजेक्शन पीरियड, फिर इसके बाद सेक्स रेशियो एट बर्थ फॉर द बेस ईयर एंड प्रोजेक्शन पीरियड, नेट माइग्रेशन बाय द एज ग्रुप एंड सेक्स फॉर द बेस ईयर
ऑफ द प्रोजेक्शन ग्रुप, मतलब सभी आंसर यहाँ पे आपके सही हैं। सम ऑफ द सैलिएंट फीचर ऑफ सेंसस आर, तो जब सैलिएंट फीचर की बात होती है तो उसमें एक दो चीज़ें जो होती हैं, साइमल्टेनिटी मतलब एक साथ सारी चीज़ें हों, फिर यूनिवर्सलिटी ये भी होता है, पीरियोडिसिटी होता है, लेकिन सिलेक्टिविटी नहीं होता है। तो ए ऑप्शन हटाइए और ये आपका आंसर हो गया। इसमें क्या है कि द साइलेंट फीचर ऑफ सेंसस इंक्लूड्स साइमल्टेनिटी, द डेटा कलेक्शन अकर्स एट द सेम टाइम पीरियड अक्रॉस द इंटायर पॉपुलेशन। जिससे भारत में पॉपुलेशन की जब सेंसस की जो काउंटिंग होती है, सेंसस जब होता है तो वो एक आध मतलब एक आध वीक या एक आध 15 दिन 10 100 मतलब एक महीने का समय दिया जाता है पूरे देश में कि 100 दिन के अंदर या 50 दिन के अंदर 40 दिन के अंदर, वैसे नॉर्मली इतना समय गवर्नमेंट देती नहीं है, 20 दिन 25 दिन के अंदर या एक महीने के अंदर कहते हैं पूरे देश में सेंसस होनी चाहिए। तो इस एक महीने में युद्ध स्तर पे काम चलता है और पूरे देश में उस टाइम पीरियड में काम होता है। ठीक है, फिर इसके बाद यूनिवर्सलिटी होता है, इट कवर्स द इंडिविजुअल विद इन द स्पेसिफाइड एरिया ऑफ द पॉपुलेशन। पीरियोडिसिटी क्या है, इट इज कंडक्टेड एट रेगुलर इंटरवल। ठीक है, फिर इसके बाद सिलेक्टिविटी इज नॉट पार्ट, इसका सिलेक्टिविटी पार्ट नहीं होता है, तो बी सी डी इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर एरर ऑफ कवरेज इन एज डेटा इन सेंसस रिटर्न। ठीक है, तो एज डेटा इन सेंसस रिटर्न की जब हम बात करेंगे तो इसमें क्या है कि अंडर इनुमरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, अच्छा ए, हाँ यहाँ पे एरर इन कवरेज ऑफ एज डेटा, जब भी हम यहाँ पे एज डेटा की कवरेज की बात करेंगे तो उसमें एरर कौन कौन सी आती है, तो एरर आएगा अंडर इनुमरेशन ऑफ चिल्ड्रेन। जब भी चिल्ड्रेन का अगर अंडर इनुमरेशन करेंगे मतलब उनकी संख्या कम कर देंगे तो अब ये सी बातें प्रभावित हो जाएगा। नेट काउंट एट ओल्डर एज, ये भी प्रभावित हो जाएगा। फिर उसके बाद अंडर इनुमरेशन ऑफ एल्डरली एडल्ट की यहाँ पे बात नहीं होगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कवरेज इन एज डेटा आप सेंसस रिटर्न की बात कर रहा है। ठीक है, तो एक सेकंड, एक मिनट, थोड़ा सा इसका देखते हैं। द एरर कवरेज इन द एज डेटा इन ए सेंसस रिटर्न टाइपिकली इंक्लूड्स अंडर इनुमरेशन ऑफ चिल्ड्रेन, अंडर इनुमरेशन ऑफ एल्डरली एडल्ट एज, और आस्क अननोन आर नॉट स्टेटेड। नेट काउंट पर एज अननोन आर नॉट स्टेटेड, और फिर ये तीन मतलब इंक्लूड होते हैं। नेट काउंट एट ओल्डर एज इज लेस लाइकली टू बी कंसीडर्ड एज एरर कवरेज इन द अदर ऑप्शंस लिस्टेड। तो वैसे हमारे हिसाब से इसका आंसर तो मतलब आयोग की तरफ से गलत दिया गया था फिर। ठीक है, नेट काउंट एट ओल्डर एज मतलब इसका तो एक तरीके से कहा जाए कि ओल्डर एज का जो नेट काउंट, अच्छा नेट लिखा है, नेट के कारण यहाँ पे अगर ग्रॉस से लिखा होता तो शायद इसको मान लिया जाता है आंसर। नेट काउंट एट द ओल्डर एज ये यहाँ पे ऑप्शन में नहीं दे रहा है और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए सी डी। अच्छा ए सी डी भी तो ऑप्शन नहीं है, ए बी डी है, अच्छा ए बी डी है। नहीं ये कुछ गलत है यार, इसमें ध्यान में रखिएगा, इसमें चारों ऑप्शन होने चाहिए थे। ठीक है, इसमें चारों ऑप्शन हमारे हिसाब से चारों ऑप्शन इसमें होने चाहिए थे, ऑप्शन ने इसने गलत दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो भी यहाँ पे टाइपिंग में स्प्रिंट के कारण ए बी डी लिख गया है, चौथा ऑप्शन ए बी डी। और यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में क्या लिख रहे हैं ये लोग कि अंडर इनुमरेशन एट अर्ली एडल्ट एज, मतलब जो सी ऑप्शन है उसको सही माना जा रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ पे एक तरीके से यहाँ पे हालांकि एक टाइप से थियरी होती है, जब कुछ चीज़ें यहाँ पे दी जाती हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है ये सारे क्वेश्चंस, और फिर इसके बाद यहाँ पे हमारे हिसाब से चारों ऑप्शन इसके सही हैं। ठीक है, और बाकी अगर मजबूरी में आंसर लगाना है तो फिर इसमें कोई भी यहाँ पे नेट काउंट को हटा दीजिए या किसी को हटा दीजिए, हमारे हिसाब से बी ऑप्शन ज़्यादातर में है, तो यहाँ पे इसको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे मजबूरी देखिए आंसर की, ए तो सभी में है तो ए तो आएगा ही, और सी आएगा, चलो सी भी
सी और डी में यहाँ पे देखा जाए तो एज अननोन आर स्टेटेड, इसको यहाँ पे लिया जा रहा है। इसमें यहाँ पे चाहे बी और ज़्यादातर में है तो बी ज़्यादातर में है तो मतलब यहाँ पे बी सही माना जाएगा। फिर उसके बाद अब सी और डी में आपको ऑप्शन चूज करना है, तो सी को हटा सकते हैं क्योंकि अंडर इनुमरेशन एट एल्डरली एज, एडल्ट को यहाँ पे मतलब कंसीडर तो करेंगे भाई, कोई भी पोर्शन किसी भी मतलब जो भी हमारे पास पॉपुलेशन है जिसको हम लोग यहाँ पे सैम्पलिंग एरर भी एक तरीके से कहते हैं। सैम्पलिंग एरर क्या होता है कि पॉपुलेशन का कोई एक पोर्शन आप छोड़ दीजिए, उसको रिमूव कर दीजिए, उसको छोड़ दीजिए, वहाँ पे सर्वे ही ना करिए, तो आप वहाँ पे सैम्पलिंग एरर क्रिएट कर दिए। ठीक है, तो यह सैम्पलिंग प्रोसेस में कुछ गलती हो जाए तो वही यहाँ पे कवरेज की बात है। कवरेज के हिसाब से तो चारों ऑप्शन इसमें आने चाहिए थे, लेकिन अब यहाँ पे मजबूरी में आंसर लगाना है तो आप चौथा ही लगाइए फिर। ठीक है, अगला है द यूनाइटेड नेशन ज्वाइंट स्कोर इंडेक्स मेजर द डेटा क्वालिटी ऑफ एज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एज। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्यूरेट, इनएक्यूरेट, ये दो ऑप्शन तो रहेगा ही, और हाईली एक्यूरेट, हाँ हाईली एक्यूरेट भी ऑप्शन होता है। पुअर एक्यूरेट, अच्छा ऑप्शन इसका देखना पड़ेगा, ऑप्शन क्या है कि अच्छा चारों ऑप्शन नहीं है कहीं भी, तो एक को रिमूव करना है, तो पुअरली एक्यूरेट को हटा दीजिए यहाँ पे, सी ऑप्शन हटाएंगे तो ए बी डी आपका आंसर हो जाएगा फिर। ठीक है, अच्छा पुअर जो पुअरली जो एक्यूरेट जो चीज़ें होती हैं ये नॉर्मली सॉरी, आपको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम यहाँ पे ऑप्शन देते हैं, जैसे जब भी बहुविकल्पी प्रश्न होता है तो उसमें आपको बताता है करेक्ट या नॉट करेक्ट, लेकिन जब कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे करेक्ट, नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट, मतलब 100% करेक्ट नहीं है वो चीज़ें, इस तरीके के भी ऑप्शन दिए जाते हैं। जैसे सिग्नल पे आप खड़े रहिए तो 3 बत्ती लगी रहती है ना उसमें, रेड, ग्रीन एंड येलो। रेड जब जल रही तो आपको मतलब मना है कि आपको नहीं जाना, ग्रीन है तो नहीं जाना है, येलो है तो आप ट्रैफिक को देखते हुए चल सकते हैं। मतलब येलो में क्या है कि ना आपको जाना है ना रुकना है, मतलब ना रुकना है ना जाना है, मतलब देखते हुए आपको निकलना है। एक तीसरा ऑप्शन दिया जाता है, तो वही उसी तरीके के यहाँ पे ऑप्शन होते हैं कि एक्यूरेट, इनएक्यूरेट और हाईली एक्यूरेट का ऑप्शन तो दिया जाता है, पुअरली एक्यूरेट का ऑप्शन नहीं दिया जाता। अगला क्वेश्चन है द फॉलोइंग मेजर डिजीज कवर्ड बाई स्पेशल सर्वे ऑफ काज ऑफ डेथ। काज ऑफ डेथ मतलब यहाँ पे काज ऑफ डेथ रिपोर्टेड 2010 से 13 अंडर द सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यूजिंग वर्बल ऑटोप्सी आर गिवन, अरेंज द डिजीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर हायर टू लोअर। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है कि ये ऑप्शन है, वैसे भी यहाँ पे कार्डियोवेस्कुलर डिजीज से सबसे ज़्यादा आदमियों की डेथ होती है, और प्री नेटल कंडीशन में सबसे कम डेथ होती है किसी भी केस में। प्री नेटल केयर भारत में स्वास्थ्य सुविधाएं जब से बढ़ी हैं तो छोटे बच्चों की जो डेथ रेट है, गवर्नमेंट का टारगेट है कि मैटरनल मॉर्टलिटी और इन्फेंट मॉर्टलिटी दोनों को हमें रिड्यूस करना है। ठीक है, तो वैसे भी पर थाउजेंड इस तरीके से या पर लैख कैलकुलेट किया जाता है, तो उसमें देखेंगे भारत में 50 के शायद नीचे आ चुका है ये डेटा। तो ये हमेशा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज से देखेंगे तो बहुत सारे लोगों की डेथ होती है। तो ए सबसे ऊपर रहेगा, सी सबसे लास्ट में रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, ए सी सबसे लास्ट में, तो आंसर एक ही बार मिल गया, ये आंसर होना चाहिए। हाँ यही है ऑप्शन। सबसे ज़्यादा कार्डियोवेस्कुलर डिजीज है, फिर रेस्पिरेटरी डिजीज है, फिर मलिग्नेंट या न्यूप्लाज्मा है, फिर डायरिया है, फिर प्रीनेटल कंडीशंस में डेथ होती है लोगों की। ठीक है, अब इसमें क्या है कि द स्टडी ऑफ ए सेक्स स्ट्रक्चर एंड पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ एनी कंट्री इज इम्पॉर्टेंट फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पज। तो अब इसमें आप बताइए, अब इसमें अब ये सी बात है, करेंट प्रेजेंस ऑफ माइंड का क्वेश्चन है कि ए सेक्स स्ट्रक्चर और पॉपुलेशन कंपोजिशन जब भी किसी देश का पढ़ना है उसमें प्लानिंग, रिसर्च और डेवलपमेंट तीनों काम होंगे ना। तो ये इसका एक्सप्लेनेशन। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेजर आर यूज
इन द स्टडी ऑफ द एज सेक्स ऑफ द पॉपुलेशन। ठीक है, एज सेक्स पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जब भी हम चर्चा करते हैं, जब भी हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा कि सेक्स रेशियो का यूज होगा। ठीक है, एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है कि हमें एज के रिस्पेक्ट में सेक्सुअल डिस्ट्रीब्यूशन बताना है कि इस एज ग्रुप में कितना हमारी सेक्स रेशियो है, कितना हमारा बच्चों की जो सेक्स रेशियो है, कितना एडल्ट का है, कितना ओल्डर एज में सेक्स रेशियो है, अलग अलग एज ग्रुप में बताते हैं। लेकिन यहाँ पे सेक्स रेशियो में ये सेक्स रेशियो आएगा, एज डिपेंडेंसी रेशियो आएगा, यंगर डिपेंडेंसी रेशियो, फर्टिलिटी रेट की यहाँ पे बात नहीं करते हैं। सेक्स एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन और फर्टिलिटी का क्या काम है, वो फर्टिलिटी अलग से, एज फर्टिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन उसमें बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी बात नहीं करते हैं। तो ए बी सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है कि सेक्स रेशियो क्या होता है, इज द डायरेक्टली रिलेटेड टू द एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन एट एज इट मेजर्स द नंबर ऑफ मेल्स फॉर एवरी 100 फीमेल्स इन द पॉपुलेशन। फिर इसके बाद क्या है कि ओल्डर एज डिपेंडेंसी रेशियो है, तो इसमें क्या है, दिस मेजर्स द नंबर ऑफ द ओल्डर डिपेंडेंट पर 100 ऑफ द वर्किंग एज, दिस इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द एज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर यंगर डिपेंडेंसी रेशियो है कि दिस मेजर्स द नंबर ऑफ यंगर डिपेंडेंट्स, यंगर डिपेंडेंट्स का मतलब ये हो गया 0 से 14 साल पर 100 पीपल वर्किंग ऑफ वर्किंग एज, दिस इज आल्सो इनडायरेक्टली रिलेटेड टू एज सेक्स डिस्ट्रीब्यूशन। फिर एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट यहाँ पे ये इससे रिलेटेड नहीं होती। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सोर्स प्रोवाइड्स डेमोग्राफिक डेटा इन इंडिया। अब डेमोग्राफिक डेटा कौन सा प्रोवाइड करता है, बताइए जल्दी से। अब जल्दी इसका देखेंगे तो आंसर, तो अब obvious सी बात है, डेमोग्राफिक डेटा की बात कर रहा है, उसमें इन्फेंट मॉर्टेलिटी हो या किसी की मॉर्टेलिटी हो, उससे नहीं मतलब है। सेंसस भी, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम भी, और डेमोग्राफिक सर्वे भी, पॉपुलेशन रजिस्टर भी, मतलब सभी यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बता दिया गया है कि सेंसस क्या होती है, कंप्रेहेंसिव डेटा कलेक्शन होता है, कंडक्टेड एवरी 10 ईयर। ठीक है, डिटेल ऑफ डेमोग्राफिक डेटा यहाँ पे कंसिडर किया जाता है। वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में क्या करते हैं कि दिस सिस्टम रिगार्ड्स वाइटल इवेंट सच एज बर्थ, डेथ एंड मैरिज, जो भी वाइटल इवेंट होती हैं उसको, इट इज़ क्रूशियल रिसोर्स ऑफ डेमोग्राफिक डेटा। फिर डेमोग्राफिक सर्वे होता है, डेमोग्राफिक सर्वे कलेक्ट डेटा ऑन वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द population such as health, fertility and mortality. They provides important demographic data. फिर population register है, फिर क्या है, this is a database that contains information about resident of a country. It is used for administrative purpose and also provides demographic data. ठीक है, ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सोर्स ऑफ फर्टिलिटी रेट। तो अब फर्टिलिटी यहाँ पिछले में देखिए क्या किया था कि डेमोग्राफिक डेटा की बात कर दिया था। डेमोग्राफिक डेटा आपका हर जगह से मिल जाता है, लेकिन फर्टिलिटी हर जगह से मिले यह जरूरी नहीं है। ठीक है, तो तो अब यहाँ पे बताइए, यहाँ पे क्या है, वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम अभी जस्ट पढ़े हैं, तो वाइटल इवेंट के बारे में डेथ बर्थ और मैरिज की बात करता है। नेशनल पीरियोडिक सेंसस, तो पीरियडिक सेंसस जब भी होती है तो इसमें डेथ बर्थ और ये सब की बातें होती हैं फर्टिलिटी की। और नेशनल सैंपल सर्वे एनएसओ की रिपोर्ट होती है, तो वो अलग से डेटा इस पर देती सॉरी। ठीक है, तो फिर यहाँ पे एनएफएचएस का डेटा हो जाएगा, तो ये सभी ऑप्शन हो जाएंगे, यहाँ पे बता ही दिए गए हैं। और फिर इसके बाद ठीक है, अगला है कि प्रीवेलेंस ऑफ द प्रीवेलेंस एज ए मेजर ऑफ डिजीज बर्डन इन ए कम्युनिटी हेल्प्स विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज।
तो अब इसमें क्या है कि टू प्लान द हेल्थ केयर सर्विसेज, इसकी बात ही करेगा। टू मेक ए पीरियडिक प्रिडिक्शन अबाउट द फ्यूचर बर्डन ऑफ डिजीज, तो इसकी भी बात यहाँ पे होगी ही, ऑब्वियस सी बात है। फिर इसके बाद टू लुक एट द काज और इटियोलॉजी, टू लुक एट द काज। काज में यहाँ पे क्या, डिसीज बर्डन में काज की बातें नहीं होती। अच्छा, तीन तीन ऑप्शन है, मतलब एक ऑप्शन को रिमूव करना है, तो ये तो हो जाएगा ए और बी, ए बी, तो दो ऑप्शन तो कट गए। अब सी को या डी को, तो टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ क्लिनिक्स नेसेसरी, यही ऑप्शन लीजिए। टू लुक एट काज, काज वगैरह का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं आता है। जब भी हमारे पास कोई चीज़ें हम कैलकुलेट करते हैं तो काज इसमें नहीं देता है। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, हंगर इंडेक्स है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है, इसमें आपको डेटा तो दे दिया जाता है कि भारत की रैंकिंग क्या है, स्टेट की रैंकिंग क्या है, इसमें अलग अलग देशों की रैंकिंग क्या है, लेकिन किसी में काज नहीं बताता, कारण नहीं बताता कि यहाँ पे भारत में हंगर इंडेक्स कम है तो क्यों है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि डिजीज़ बर्डन जब हम कैलकुलेट करेंगे, डिसीज़ बर्डन हम जब कैलकुलेट करेंगे तो उसमें क्या काज है, उसका यहाँ पे कोई मतलब स्थान नहीं होता। ठीक है, तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया कि टू प्लान द रिसर्च केयर सर्विसेज, टू प्रिडिक्ट अबाउट फ्यूचर बर्डन। तो और इसके बाद यहाँ पे क्या है कि प्रीवेलेंस डेटा एलोन डज नॉट डायरेक्टली हेल्प टू अंडरस्टैंडिंग द काज ऑफ डिजीज। Etiological studies usually rely on a combination of the data types including incidence, case control and cohort study। ठीक है, इस डेटा का यूज करके हम ये चीज़ें केस कंट्रोल कर सकते हैं, कोहर्ट स्टडीज़ में यूज कर सकते हैं, इंसिडेंस वगैरह जो हो रहे हैं, जो घटनाएं हो रही हैं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम लोग लेकिन हम लोग यहाँ पे काज इसका नहीं बता सकते हैं। जैसे भारत में एक्सीडेंट की संख्या बढ़ती जा रही है, भारत में कहा जा रहा है 2014 से 2024 के बीच में लगभग 10 लाख लोग रोड एक्सीडेंट में मारे गए हैं। तो रोड एक्सीडेंट में 10 लाख लोग अगर पिछले 10 सालों में मारे गए हैं, तो ये डेटा दिया गया है, उसमें काज नहीं बताया जाता। नॉर्मली क्या होती है, ये रिपोर्ट्स जब इस टाइप की रिपोर्ट्स आती हैं, तब उसमें काज बता दिया जाता है, रोड एक्सीडेंट मारे गए। फिर वो नहीं, ये नहीं बताती कि रोड की स्थिति क्या थी, रोड में कितने गड्ढे थे, कितने ब्रेकर बड़े बड़े बना दिए गए थे, हर आदमी अपने घर के सामने ब्रेकर बनवाया पड़ा है। तो ये चीज़ें, ये काज ऑफ डेथ में कारण नहीं बताया जाता किसी चीज़। ठीक है, किसी भी रिपोर्ट में। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू इवेल्युएट द कवरेज ऑफ द सेंसस इनुमरेशन। तो अब यहाँ पे क्या करना है, यूज टू इवेल्युएट द कवरेज ऑफ सेंसस इनुमरेशन। सेंसस का इनुमरेशन जब भी हम लोग करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कि हम लोग कुछ इस तरीके की चीज़ें इन्वॉल्व करेंगे जो पूरे पूरे सेंसस के बारे में बताए हमें। तो पोस्ट इनुमरेशन सर्वे, जब भी सेंसस होती है तो उसके पहले यहाँ पे कुछ ना कुछ सर्वे कराए जाते हैं, तो ये आएगा। कंपैरिजन विथ अदर वाइटल स्टेटिस्टिक्स या डेमोग्राफिक डेटा। तो अब ऐसी बात है कि सेंसस डेटा जब आता है तो उसका इवेल्युएशन या फिर उसका कंपैरिजन तो होता ही है। डेमोग्राफिक एनालिसिस टू चेक इंटरनल कंसिस्टेंसी कन्फर्मिटी ऑफ द डेटा, या फिर रिवर्स रिकॉर्ड चेक, तो इसमें सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो ए बी सी डी, अच्छा ये ऑप्शन यहाँ आ गया है, तो ऑप्शन पहला ही होगा। ठीक है, तो पोस्ट इन्यूमरेशन सर्वे में क्या करते हैं कि दिस इज सर्वे कंडक्टेड आफ्टर द सेंसस टू इवेलुएट द कवरेज बाय कंपेयरिंग द सेंसस रिजल्ट विद द सर्वे डेटा। फिर कंपेरिजन विथ अदर वाइटल स्टेटिस्टिक्स आर डेमोग्राफिक डेटा। So this involves comparing census data with other source of demographic data to check the discrepancies and validate the accuracy of the census. Demographic analysis to check internal consistency conformity of the data. This method involves analyzing the demographic data to ensure it is internally consistent or conform to expected pattern.
तो रिवर्स रिकॉर्ड चेक, अब ये सी बात है कि रिवर्स रिकॉर्ड चेक होता ही है। दिस मेथड इन्वॉल्व ट्रैकिंग बैक फ्रॉम रिकॉर्ड टू द सेंसस चेक फॉर मिसयूज मिस्ड इंडिविजुअल एंड इंश्योर कंप्लीट कवरेज। ठीक है। अब इसके बाद व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स आर एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग इन इंडिया। एजिंग इन इंडिया की जब हम बात करते हैं तो इसमें कौन सी जो है मतलब चीज़ें कौन सी फेमिनाइजेशन यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लेक्ट एक्सपीरियंस्ड बाय वोमेन एट द एज। व्हाट कैरेक्टरिस्टिक आर एसोसिएटेड विद द फिनोमेना ऑफ फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग इन इंडिया। अच्छा, फेमिनाइजेशन मतलब, फेमिनाइजेशन का मतलब थोड़ा सा समझिए पहले कि महिलाओं का जो फेमिनाइजेशन है, फेमिनिस्ट विचारधारा उसको कहा जाता है कि जो महिलाओं का सपोर्टिव होते हैं। फेमिनाइजेशन का मतलब महिलाकरण अगर पूरे देश का किया जाए या किस किस तरीके से मतलब वहाँ पे घटनाएं होंगी या किस प्रक्रिया के तहत फेमिनाइजेशन ऑफ एजिंग, ठीक है, इन इंडिया की अगर बात की जाए तो वहाँ पर किस तरीके से इसको हम चर्चा पर चर्चा में ले आएंगे। ठीक है। तो डिस्क्रिमिनेशन एंड निग्लेक्ट एक्सपीरियंस बाय वोमेन द एज, ये होगा। फिर इसके बाद विडोहुड, कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन अदर और पुअर हेल्थ स्टेटस। यहाँ पे बी सी डी ये होगा और ए भी होगा। ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर किए जाए। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लेक्ट एक्सपीरियंस बाय वोमेन हैज़ द एज। ओल्डर वोमेन ऑफ्टन फेस सोशल डिस्क्रिमिनेशन एंड नेग्लेक्ट। जो बुजुर्ग महिलाएं होती हैं वास्तव में देखेंगे तो आदमियों की तुलना में महिलाओं की स्थिति, महिलाएं ही घर को संभालती हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति एक दूसरे में चुगली करने की, एक दूसरे के डिस्क्रिमिनेशन की जो बातें होती हैं महिला टू महिला ज़्यादा होती हैं। ठीक है। आदमियों में क्या होता है कि आदमी थोड़ा सा मतलब इस मामले में थोड़ा सा, जो मैं बोलने जा रहा हूँ शायद ये विवादित हो, ब्रॉड माइंडेड होता है इस मामले में। कि वो ब्रॉड माइंडेड का मतलब क्या है, ठीक है अपनी किसी से पटी तो पटी, नहीं तो ठीक है हटाओ उसको। महिलाओं में क्या होता है कि चार दोस्त हैं और चार दोस्तों में क्या है कि कभी भी विवाद हो सकता है, चाहे वो किसी भी इशू को लेके, छोटी छोटी बातों को लेके विवाद हो सकता है। और लड़कों का क्या है कि किसी रूम में, जैसे मेरा रूम हो या किसी और का रूम हो, बेधड़क लड़के बिना किसी नाक के कुछ करके आराम से घुस जाते हैं, और अगला अंदर किसी अस्त व्यस्त मुद्रा में, मतलब अव्यवहारिक मुद्रा में या कुछ गलत मुद्रा में भी है तो वो भी कुछ, हाँ ठीक है ऐसे। तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं यहाँ पे। तो मतलब लड़कों में क्या होता है कि जो गलत चीज़ें हैं उनको इग्नोरेंस थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन महिलाओं में क्या है कि वो चीज़ें माइंड करती हैं चीज़ें। तो इसलिए शायद हमें जहाँ तक लगता है कि ये कारण है, हालांकि ये विवादित चीज़ें हैं, इसको बोलना नहीं चाहिए एक रिकॉर्ड के तौर पे। ऑफलाइन क्लास होती है तो कुछ भी बोल सकता है टीचर, ऑनलाइन में क्या है कि हर चीज़ रिकॉर्ड होती है। ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा होती हैं जो मैंने फेल किया है, बाकी आप लोगों का अपना पर्सनल व्यू क्या है वो तो अलग बातें हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ओल्डर एज में जो वोमेन हैं ये पुरुषों की तुलना में ज़्यादा जो है डिस्क्रिमिनेशन फेस करती हैं, ये बात तो पक्का है। फिर वीडियो देखेंगे, वैसे भी देखेंगे तो जैसे गांव में भी बूढ़े महिलाएं आ जाएंगी, बूढ़े लोग कहीं पे कुछ भिक्षा मांगने या कुछ इस टाइप से, तो नॉर्मली क्या करता है कि आदमी उनको दे देता है, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन बहुत करता है, डिस्क्रिमिनेट बहुत करता है वहाँ पे चीज़ें। फिर विडोहुड क्या है, विथ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी देन मेन, वोमेन आर मोस्ट लाइकली टू एक्सपीरियंस विडोहुड विच कैन हैव सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो अब ये सी बात है कि आदमी की एज कम होती है, जल्दी निकल लेता है, महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, तो उनको विडोहुड का सामना, जो विधवाएं होती हैं उनका सामना भी उनको करना पड़ता है, इस कारण से शायद डिस्क्रिमिनेशन उनका ज़्यादा होता है। अभी तो ठीक है नेचुरली, नहीं तो कुछ ऐसी स्थिति थी समाज में, जो राजा राम मोहन राय वगैरह ने जब विधवा विवाह की शुरुआत की थी तो उनका बहुत ही क्रिटिसिज्म हुआ था यहाँ पे देश में।
इसी भारत में ही। आज हमको शायद चीज़ें कम लगती हैं, लेकिन जब महिलाएं विधवा हो जाती थी तो उनका सुबह आदमी मुंह नहीं देखना चाहता था, चेहरा नहीं देखना चाहता था, इतना डिस्क्रिमिनेशन होता था। और फिर उसके बाद जब आदमी निपट जाता था तो उसके साथ वो सती प्रथा और इस तरह की चीज़ें तो थी ही जो थी। तो इसलिए विडोहुड का सामना अब कर रही महिलाएं, इसमें थोड़ा सा डिस्क्रिमिनेशन पुराने मतलब पुराने समाज की तुलना में आज कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत है। ठीक है। फिर इसके बाद कंप्लीट डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। तो अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि मेनी ओल्डर वुमेन में बिकम कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन फैमिली मेम्बर्स। कम्प्लीटली, हाँ, ये भी बात होती है कि महिलाएं जो होती हैं कम्प्लीटली डिपेंड होती हैं अपने बच्चों पे, एंड अदर ड्यू टू लैक ऑफ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड सपोर्ट सिस्टम। तो इसलिए शायद डिस्क्रिमिनेशन इनको ज़्यादा होता है। और फिर पुअर हेल्थ स्टेटस, वुमेन आर मेनली मे हैव पुअर हेल्थ स्टेटस ड्यू टू लाइफ लॉन्गर जेंडर डिस्पैरिटी इन एक्सेस टू हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन एंड सोशल सपोर्ट। ठीक है। तो जैसे महिलाओं को देखेंगे जो माँ है अपने बच्चों के चक्कर में वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पाती, तो उस केस में भी यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे उनका हेल्थ जो है वो गड़बड़ होता है। और प्लस जो नॉनवेज वाली चीज़ें होती हैं उसमें महिलाएं ज़्यादातर चीज़ें इग्नोर करती, तो इसलिए भी वहाँ पे थोड़ा सा न्यूट्रिशन उनको नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो ये चीज़ें आपके यहाँ पे हैं। अगला क्वेश्चन है कि द कंप्यूटेशन ऑफ लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम द लाइफ टेबल डिपेंड्स ऑन। लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है ये किस पे डिपेंड करती है, तो बता दीजिए। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ध्यान में रखिएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फ्रॉम लाइफ टेबल डिपेंड्स ऑन। डिपेंड्स अपॉन तो क्या हो जाएगा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट पे, जेंडर पे, और नंबर ऑफ पर्सन्स दैट रेडिक्स ऑफ लाइफ टेबल। एज यहाँ पे मैटर नहीं करता है, तो बी सी डी आपका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। एज, although age is a factor considered in life table, the computation of life expectancy at birth specifically look at the starting point, so the age factor here is implicit set to 0। और infant mortality क्या है फिर इसके बाद, this is a critical component as it affects the probability of the survey as the first year of life। और फिर इसके बाद ये जेंडर बाइजनेस भी होती है, लोग चाहते हैं लड़का पैदा हो लड़की ना हो, इस तरीके की चीज़ें। फिर नंबर ऑफ पर्सन्स रेडिक्स की बात होती है। ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इन स्टेज 3 द हेल्थ ट्रांजिशन विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेन काज ऑफ इलनेस एंड डेथ। तो स्टेज जब 3, इन स्टेज 3 की बात कर रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे इसका हम जो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है वो हम आपको स्टेज 1 2 3 बताते हैं, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि द हेल्थ ट्रांजिशन रिफर्स टू द शिफ्ट इन द प्राइमरी काज ऑफ डेथ फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज टू क्रोनिक नॉन कम्युनिकेबल डिजीज एज सोसाइटी डेवलप्स। ठीक है। हेल्थ ट्रांजिशन का मतलब क्या है, कोई भी जो हमारे पास इन्फेक्टियस डिजीज है उससे हम क्रोनिक या डिजेनरेटिव डिजीज या फिर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की ओर कैसे सोसाइटी शिफ्ट करती है, उसको हम कहते हैं हेल्थ ट्रांजिशन। ठीक है। स्टेज 1 में क्या होता है कि हाई प्रिवेलेंस ऑफ इन्फेक्टियस डिजीज होता है। पहले स्टेज में क्या होता है, जैसे भारत में ही देखेंगे तो जो आज़ादी के पहले का समय था सबसे ज़्यादा हाई इन्फेक्टियस डिजीज होती थी। हैजा या इस टाइप की कोई बीमारी फैलती थी, पूरा गांव का गांव साफ हो जाता था, पूरे गांव में पता लगा 2 4 लोग बचे नहीं, सब मर गए। ठीक है। तो माल न्यूट्रिशन एंड हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी ये यहाँ पे होता था। स्टेज 2 में क्या होता है, रिड्यूसेस डेथ फ्रॉम इन्फेक्टियस डिजीज ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन सैनिटेशन एंड एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन। जब देखेंगे यहाँ पे सेकेंड हाँ सॉरी फर्स्ट वर्ल्ड वार के टाइम में पेंसिलिन की जब खोज हुई थी, जो पेंसिलिन हम लोग कभी आंख में लगाया करते थे, छोटी सी पैकेट में आती थी, वो पेंसिलिन की खोज ने लाखों लोगों का जीवन बचाया था। जब किसी को थोड़ा सा घाव लग गया, किसी को मान लीजिए शुगर की प्रॉब्लम है, थोड़ा घाव लग गया, घाव ठीक नहीं हो रहा, तो एंटीबायोटिक उस समय था नहीं। एंटीबायोटिक के तौर पे आदमी कहीं
नीम का पत्ता लगा रहा है या कुछ लगा रहा है, कहीं कहीं वो भी नहीं मिला तो लोगों की डेथ हो गई। तो नीम का पेड़ भी हर जगह हो पॉसिबल नहीं है। तो उस केस में यहाँ पर क्या होता था कि बहुत सारे लोगों की डेथ होती थी एंटीबायोटिक ना पहुँच पाने के कारण। तो वहाँ पर क्या होता, डेथ रेट ज़्यादा होती थी। और दूसरे स्टेज में क्या है कि जब इसका खोज हुई तो वहाँ पर थोड़ी सी डेथ रेट कम हुई। लेकिन अभी भी मतलब सेकेंड स्टेज पहुँचने तक, जैसे भारत में 60-70 का दशक देखेंगे तो उस स्टेज तक देखेंगे तो वहाँ पे बर्थ रेट काफ़ी ज़्यादा थी। फिर थर्ड स्टेज में आते हैं, द मेन काज ऑफ इलनेस एंड डेथ शिफ्ट टू क्रोनिक एंड डिजनरेटिव डिजीज। अब ये स्टेज क्या है, तीसरी स्टेज में क्या होता है कि जो डेथ होती है या इलनेस जो होती है वो शिफ्ट हो जाती है कहाँ पे, क्रोनिक और डिजनरेटिव डिजीज। क्रोनिक में क्या है कि आपको कार्डियोवेस्कुलर डिजीज हो गई, मतलब हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, फिर कुछ न्यूरो प्रॉब्लम हो गई, कुछ या इस तरीके से ऐसी प्रॉब्लम हो रही हैं जो एक तरीके से रहन सहन या लाइवलीहुड या इस तरीके की चीज़ों पर डिपेंड करता है। मतलब ये कहने का, जैसे अभी अमेरिका में एक टेस्ट हुआ था, उसमें जो महिला बच्चे को जब पैदा करती है तो जो बच्चे की जो नाभि होती है वो नाभि माँ के जो बॉडी से जुड़ी रहती है, इस टर्म को कहते हैं प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा में समझ लीजिए माइक्रोप्लास्टिक पाया गया था, माइक्रोप्लास्टिक पाया गया था। इसका मतलब क्या है कि माइक्रोप्लास्टिक बॉडी के एक एक पार्ट तक पहुंच गया है, जबकि यहाँ पे सबसे लास्ट में ये स्टेज होती है जहाँ पे मतलब प्लेसेंटा तक अगर माइक्रोप्लास्टिक पहुंच गया है, इसका मतलब समझ लीजिए कि आपके ब्लड में, आपके हार्ट में, हर जगह प्लास्टिक पहुंचता है, माइक्रोप्लास्टिक। और ये बहुत ही खतरनाक होता है माइक्रो। तो इसलिए ये भी एक डेथ का कारण बनेगा, जिसको हम लोग यहाँ पे स्टेज 3 में पढ़ेंगे, मतलब ये डिजेनरेटिव बीमारियाँ होंगी इस केस में। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, हम लोग फिर ये सी डी आंसर हो जाएगा आपका, सी और डी, क्रोनिक डिजेनरेटिव सच एज कैंसर और क्रोनिक डिजेनरेटिव सच एज हार्ट डिजीज और स्ट्रोक्स। यहाँ पे सी डी आपका आंसर हो जाएगा। एक्यूट इन्फेक्टियस डिजीज सच एज टाइफस या मेजल्स या कॉलरा, ये सब तो फर्स्ट स्टेज में आती थी। रिस्पिरेटरी सच एज न्यूमोनिया और अस्थमा। तो ये न्यूमोनिया अस्थमा तो जो है मतलब देखा जाए एक तरीके से तो ये चीज़ें यहाँ पे मतलब स्टेज थर्ड में नहीं आती है, क्रोनिक डिजीज नहीं होती है। ठीक है, निमोनिया और अस्थमा एक नॉर्मल बीमारी है। अब इसके बाद यहाँ पे अब आते हैं हम लोग ये क्वेश्चंस। अब इसमें देखेंगे तो हमारे पास जो क्वेश्चन है, डुअल लेबर थियरी। डुअल लेबर थियरी जो हमारे पास यहाँ पे दी गई थी। अच्छा, इसमें जो चीज़ें आप पहले जान रहे हैं तो इसमें उनको सबसे पहले मिलाते हैं। तो यहाँ पे जो डुअल लेबर थियरी थी ये चंद्रशेखर की थी और डेमिंग थी। तो ए में चार आते ही ये दो ऑप्शन कट गए और दो ऑप्शन यहाँ पे बचे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर देखेंगे डिजिट प्रेफरेंस। तो डिजिट प्रेफरेंस यहाँ पे देखेंगे विपल और मेयर्स दोनों हैं। तो यहाँ पे डिजिट प्रेफरेंस मेनली जो एसोसिएटेड होता है विपल, विपल ऑप्शन नहीं होता तब मेयर्स पे लगाते। फिर डिजिट डिसलाइक इंडेक्स जो होता है ये मेयर्स को होता है। और नॉन रिस्पॉन्स, अब ऑब्वियस सी बात है, ई एल, ये ई एल बैटरी, सॉरी। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन नहीं, ए में 4, बी में 2, सी में 1, डी में, ठीक तो है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा कि डुअल सैंपल रजिस्ट्रेशन जो सिस्टम है ये चंद्रशेखर एंड डेमिंग से रिलेटेड था, डिजिट प्रेफरेंस विपल, और डिजिट डिसलाइक इंडेक्स जो है मेयर्स, और फिर उसके बाद नॉन रिस्पॉन्स करेक्शन ये देखेंगे तो ईएल बैटरी। ये देखिए यहाँ पे विपल एंड मेयर इंडेक्स आर बोथ स्टैटिस्टिकल टूल to measure the age heaping or digit preference in demographic data, but they differ in their approach और specific applications। comparison यहाँ पे दिया गया है। तो यहाँ पर देखेंगे विपल इंडेक्स इज यूज
to measure the extent of digit preference as age heaping, particularly for age ending 0 to 5. ठीक है, विपल में ये 0 to 5 पॉपुलेशन का यहाँ पे कंसेप्ट लिया जाता है। फिर उसके बाद कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि विपल इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बाय समिंग द ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसीज एज एंडिंग 0 और 5, comparing them to the expected frequencies, assuming a uniform distribution of age. फिर the formula typically used to the to the age range 23 to 62. फिर इंटरप्रिटेशन में क्या है कि एन इंडेक्स 100 इंडिकेट्स नो एज हीपिंग, मतलब अगर विपल इंडेक्स का मान 100 आ गया तो उसमें नो एज हीपिंग है। फिर इसके बाद अगर एन इंडेक्स 500, अगर 500 इसका मान आ गया, इंडिकेट्स एक्सट्रीम एज हीपिंग। ठीक है, वेयर एवरी पर्सन इन द डेटा सेट रिपोर्टेड एन एज एंडिंग 0 और 5। फिर वैल्यू बिटवीन दीज एक्सट्रीम इंडिकेट्स वेरी डिग्री ऑफ एज हीपिंग, मतलब ये कह सकते हैं कि एक तरीके से लिमिट है जो 500 और 100 है। 100 का मतलब क्या होगा, नो एज हीपिंग है, और 500 का मतलब मैक्सिमम है। विपल इंडेक्स इज particularly useful for analyzing age where digit preference for 0 to 5, ठीक है, और इज सस्पेक्टेड। ठीक है, फिर अब इसके बाद यहाँ पे मेयर्स इंडेक्स है। मेयर्स इंडेक्स प्रोवाइड्स ए मोर कम्प्रिहेंसिव मेजर of digit preference by examining all digits across the entire age distribution। इंटरप्रिटेशन में क्या है कि 0 अगर इसका माना गया तो नो डिजिट प्रेफरेंस है, उसमें ध्यान दीजिएगा 100 आता था। एन इंडेक्स ऑफ 90 इंडिकेट्स मैक्सिमम डिजिट प्रेफरेंस वेयर ऑल एज इन एट 1 डिजिट। ठीक है, फिर इंटरमीडिएट वैल्यूज इंडिकेट्स वेरिंग डिग्री ऑफ डिजिट प्रेफरेंस अक्रॉस द ऑल डिजिट्स। Mayer index is more general than Whipple index as it evaluates the preference for all digits 0 to 9, not just 0 to 5. It is useful for identifying more complex pattern of age misreporting। ठीक है, फिर उसके बाद डिफरेंसेस, यहाँ पर डिफरेंस की बात कर दिया कि विपल इंडेक्स फोकस ऑन स्पेशली ऑन एज 0 to 5, और इसमें क्या करते हैं, टोटल एज ग्रुप लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद इसमें लिमिटिंग एनालाइजिंग करते हैं इनका विपल इंडेक्स का 23 से 62 साल, बेस्ट इट इज फॉर आइडेंटिफाइंग हीपिंग एट सर्टेन डिजिट 0 to 5। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि मेयर इंडेक्स कवर्स ऑल एज रेंज एंड प्रोवाइड ए ब्रॉडर एनालिसिस of the digit preference across the entire age distribution। अगला क्वेश्चन है, अब ये आप लोग बताइए जल्दी से। पहला क्या है कि 1901 से 1921। सबसे पहले यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है कि एक ऐसा लाइन खींच लीजिएगा। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे आपको 1901 है, फिर 1921 है, फिर 1951 है, 51 है, फिर 81 है, और फिर इसके बाद 81 से 2001 है। अब ऑब्वियस सी बात है, जो यहाँ पे लिस्ट दी गई है, यहाँ पे स्टैग्नेंट ग्रोथ, रैपिड ग्रोथ, स्टडी ग्रोथ, हाई ग्रोथ विथ श्योर साइन ऑफ स्लोइंग डाउन। ठीक है, तो इस एज ग्रुप में जब 1901 से 1921 के बीच में हमारी जब जनसंख्या थी, तो उस एज में आपको जस्ट बताया गया था कि मॉर्टेलिटी हाई थी, मॉर्टेलिटी हाई थी और बर्थ रेट भी हाई थी। जब मतलब बर्थ और मॉर्टेलिटी दोनों हाई हो तो उस केस में पॉपुलेशन लगभग स्टैग्नेंट होती है, और इस बीच में बहुत सारे आंदोलन हुए, अंग्रेज़ों ने बहुत सारे लोगों को भारत में मारा, फिर उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ तो विश्व भर में बहुत सारे लोग मारे गए। तो यहाँ पर देखेंगे तो स्टैग्नेंट यहाँ पे ग्रोथ रेट होती है। ठीक है, तो पहले में तीसरा आ जाएगा, पहले में तीसरा लगाते ही आपका आंसर मिल गया है। बी जो है पहला होगा, पहला बी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, तो
हाँ 1921 से 1951 के बीच में भारत की जो ग्रोथ है वो थोड़ी सी स्टडी हुई, मतलब थोड़ी सी बढ़ी, बहुत नहीं बढ़ी, लेकिन थोड़ी सी। जो पिछला जो ये ग्रुप है 1901 से 1921 का, इसकी तुलना में इधर की ओर ज़्यादा बढ़ी। ठीक है। फिर उसके बाद जब लोग आज़ाद हो गए, मतलब ये वाला पैटर्न 1951 से 81, जब लोग देश आज़ाद हुआ तो आदमियों के पास कोई काम नहीं। जनसंख्या 40 करोड़ आज़ादी के समय थी, 40 करोड़ जनसंख्या थी। 1970 आते आते लगभग ये 70 से 80 करोड़ के आसपास हम लोग पहुँच गए थे, मतलब लगभग लगभग जस्ट जनसंख्या डबल हो गई थी। इसलिए इंदिरा गांधी ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे जनसंख्या को कवर अप करने के लिए, जनसंख्या कम करने के लिए, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है उसको कम करने के लिए, जिसमें नसबंदी कार्यक्रम उनका बहुत चर्चित उस समय, मतलब लोगो हुआ करता था उसमें, मतलब नसबंदी कार्यक्रम चलाया था उन्होंने। फिर उसके बाद 1981 से 1900 इसमें देखेंगे तो हाई ग्रोथ रेट है विथ श्योर साइन ऑफ स्लोइंग डाउन, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन तो बढ़ रही लेकिन थोड़ा सा ग्रोथ रेट कम होती जा रही धीरे धीरे। ठीक है। तो यहाँ पे अब ये देख लीजिए वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैग्नेंट ग्रोथ रेट ड्यू टू हाई मॉर्टेलिटी एंड लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या है सा स्टडी ग्रोथ ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन पब्लिक हेल्थ एंड रिड्यूस इन मॉर्टेलिटी रेट्स। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ ड्यू टू हाई फर्टिलिटी रेट एंड डिक्लाइनिंग मॉर्टेलिटी रेट। फिर इसके बाद अब यहाँ पे 81 से 1 इसमें देखेंगे तो इसमें बढ़ तो रही जनसंख्या लेकिन स्लोइंग ग्रोथ रेट कम हो रही है। अगला क्या है, फिर से यहाँ पे मेयर्स इंडेक्स आ गया। तो मेयर्स इंडेक्स इस बार है और विपल है नहीं, तो डिजिट प्रेफरेंस पे पहले लगा दीजिए। ठीक है। ए में तीन आते ही आपका आंसर गया। मतलब इसमें ध्यान में ये रखिएगा कि आपको कुछ यहाँ पे मतलब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। ठीक है। ए में अच्छा ये आंसर मिल गया। और फिर उसके बाद अब ये सी बात है, फिर पॉपुलेशन पिरामिड की बातें एज स्ट्रक्चर में होती हैं। फिर चियांग मेथड जो होता है ये होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल से रिलेटेड। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल जो होता है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन से रिलेटेड होता है। तो ये चियांग मॉडल यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइफ टेबल, ये चीज़ें विशेष ध्यान में रखिएगा। फिर उसके बाद अगला है नल हाइपोथेसिस क्या होती है। नल हाइपोथेसिस देखिए एच नॉट होती है। तो ए में 4 ऑप्शन, ए में 4 ऑप्शन आते ही आपका आंसर फिर से मिल गया। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस 5 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी में 2 हो जाएगा। रिजेक्ट एच नॉट वन एच नॉट इज ट्रू, तो ये मतलब रेंज ऑफ द टेस्ट, ये टाइप 1 एरर, सी में 2 होना चाहिए। हाँ सी में 2 है। ठीक है। फिर रिजेक्ट एच नॉट वन एच नॉट इज फॉल्स, रेंज ऑफ द, नहीं 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 रेंज का टाइप 2 एरर हो जाएगा। हाँ एक्सेप्ट एच नॉट या रिजेक्ट एक्सेप्ट, हाँ टाइप 2 एरर, इसको डी में तीसरा ऑप्शन दे रहा है, तो अब ऐसी बात है फिर डी में तीसरे लगाइए। अगला क्या है इसमें देख रहे हैं कि पॉपुलेशन दिया है, फिर उसका प्रोजेक्शन दिया गया है। तो अब ऑब्वियस सी बात है इसमें आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि कौन सा कौन मॉडल है। तभी जस्ट पीछे हम लोग आए थे तो इसमें एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल की हम लोग बात ही किए थे। ठीक है कि P01 प्लस आर की पावर टी। तो ये सी में क्या हो जाएगा, चौथा सी में चौथा ऑप्शन यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर मिल गया है। ठीक है। ये चीज़ें मतलब एक दो चीज़ें आपको अगर एग्जैक्टली पता हैं तो आपको यहाँ पे आंसर आसानी से आप लगा सकते हैं। ठीक है। और फिर इसके बाद अर्थमेटिक मॉडल देखेंगे, अर्थमेटिक ग्रोथ मॉडल, तो ये पहला ही हो जाएगा। फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ मॉडल देखेंगे, तो ज्योमेट्रिक में क्या करते हैं हम लोग, ज्योमेट्रिक में ऑब्वियस सी बात है, एक सेकंड, थोड़ा सा आंसर जो है इसका ये देखिए, क्योंकि ऑप्शन की कमी के कारण थोड़ा सा इसका जो है मतलब इस तरीके से चेंज करना पड़ रहा है। ऑप्शन ये देखिए, अब सबसे पहले
जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल है, एक्सपोनेंशियल में क्या होता है, ई होता है, नॉर्मली हम लोग ई को कंसीडर करते हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल इसको ई में कन्वर्ट कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है ई में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ई ऑलरेडी दिया गया है, तो इसलिए हम लोग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल में यही लगाएंगे आंसर, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन आए आपके, सी में दो। फिर पहला हमारा क्या होगा, ज्योमेट्रिक सॉरी अर्थमेटिक मॉडल होगा, तो ए में पहला होगा, ए में पहला जहाँ पे है वो आंसर हो जाएगा, ये इस बार दूसरा ऑप्शन होगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा मतलब एक बार पूरा चेक करिएगा, ऐसा नहीं कि आंख बंद करके लगा के जो है निकल जाइए, एक दो ऑप्शन और चेक कर लीजिएगा क्योंकि अभी जस्ट पीछे हम इसी को जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल कह रहे थे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल का मतलब क्या हो गया, क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन की कमी थी। तो अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं कि अर्थमेटिक मॉडल ये है हमारा, फिर ज्योमेट्रिक मॉडल ये है, फिर एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल ये है, फिर इसके बाद यहाँ पे लॉजिक मेथड ये है, ठीक है। तो ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि मेथड्स हैं, और उसके बाद फिर यहाँ पे नाम दिए गए हैं टेस्ट के। फिर इसके बाद कंपोनेंट मेथड है, कंपोनेंट मेथड में देखेंगे तो क्या होता है यहाँ पे एनोवा, फिर पॉलिनोमियल मेथड, फिर नियरेस्ट नेबर मेथड। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जब भी एनोवा की टेस्टिंग होती है, इंटरपोलेशन एक्सट्रापोलेशन या इस तरीके की बातें नहीं होती, हम हाइपोथेसिस की टेस्टिंग करते हैं। बी में 4 और बी में जब 4 देखेंगे तो आपका आंसर तो मिल गया यहाँ पे, बी में 4। ए में 3, ए में 3 क्या हो जाएगा कि कंपोनेंट मेथड जो होता है पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की बातें करता है, पॉलिनोमियल जो मेथड होता है वो इंटरपोलेशन की बात होती है, नियरेस्ट जो मेथड होता है एक्सट्रापोलेशन की बात करता है, ठीक है। एक सेकंड, सी में 2 है, पॉलिनोमियल मेथड जो है ये एक्सट्रापोलेशन की बात करता है, और डी में 1 है ये चीज़ें, ठीक। तो यहाँ पे कंपोनेंट मेथड क्या हुआ, प्रोजेक्शन की बात किया, पॉपुलेशन प्रोजेक्शन की, एनोवा में हाइपोथेसिस की बात हुई, पॉलिनोमियल मेथड में एक्सट्रापोलेशन, और उसके बाद फिर यहाँ पे नियरेस्ट नेबर मेथड में इंटरपोलेशन की बात। अब इसके बाद यहाँ पे ये थियरीज बताइए। तो आपको जस्ट अभी पीछे ही हम लोग जस्ट बताए हुए हैं कि पीएफ रेशियो जो भी होता है ब्रास का होता है, ठीक है। प्रॉफिट लॉस जो है, जब हम तो ऐसे याद किए थे, जब हम लोग ब्रश करते हैं ना सुबह सुबह, तब उसमें प्रॉफिट लॉस की बात करते हैं, हालांकि ये पीएफ का मतलब प्रॉफिट लॉस नहीं होता है, ठीक है। ये पीएफ रेशियो ये अलग चीज़ है, अभी बताते हैं इसमें क्या है। हम ब्रश करते हैं तो उसमें सुबह सुबह नहीं उठ के यार रोज़ वही काम ऐसे करके, तो क्या फ़ायदा है रोज़ रोज़, कहते नहीं कि शेर कभी मुंह नहीं धोता, शेर कभी नहाता भी नहीं। तो कुछ लोग ठंडी जब आती है, जैसे अभी ठंडी का मौसम है, तो इसमें यही एग्जांपल देते हैं, शेर कभी ब्रश नहीं करता, मुंह नहीं धोता, नहाता नहीं, तो इसी को मतलब मानक मान के लोग नहाना बंद कर देते हैं। गर्मी आएगी 3 बार नहाएंगे, वहाँ पे नहीं कहेंगे कि यहाँ शेर नहाता नहीं है। तो वो चीज़ें यहाँ पे मतलब एक तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तो मैं ऐसे ही इनको याद किया था कि क्या फ़ायदा है। तो ब्रास जो है ब्रश पीएफ रेशियो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे डी में दो यहाँ पे देखेंगे तो 2 जगह पे है, ये और ये ऑप्शन कट जाएगा। अब उसके बाद रीजनल अच्छा, सिंगुलेटेड मीन एट एज, सिंगुलेटेड मीन एट एज का जब भी हम बात करेंगे तो ये हंजल की बात होती है, ये सिंगुलेटेड मीन एट एज, हंजल। सिंगुलेटेड मीन एट एज का यस यम ए यम, अभी जस्ट हम लोग पीछे चर्चा कर रहे थे, तो क्या था वो कि कोई भी आदमी एवरेज एज किस एज में वो फर्स्ट टाइम मैरिज कर रहा है, जब पहली बार मैरिज कर रहा है तो वो हिंजल से ही करेगा, ठीक है। याद रखने के लिए बता रहे हैं ट्रिक, ऐसा नहीं कि अब हिंजल कोई लड़की हो तो उसके पीछे पड़ जाइए। तो ये जो है मतलब हिंजल जो मेथड है, हिंजल ने जो मेथड दिया था सिंगुलेटेड मीन एट मैरिज की बात की थी। ऑफलाइन क्लास में इससे ज़्यादा रोमांटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूँ, लेकिन समस्या वही है कि अब ऑनलाइन में रिकॉर्ड होती हैं चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा बोलने पर प्रतिबंध होता है, कौन कब चीज़ें वायरल कर दे, तो ठीक है। तो थियरी ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन, थियरी ऑफ जो स्टेबल पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, तो इनको लोटका ने दिया था, इनको मैं ऐसे याद किया था, मैं जो अपना ट्रिक बता रहा हूँ, लोटका हम लोटा मान लिए थे इनको, कहते नहीं कि क्या लोटे के तरीके से इधर उधर बिन पेंदी के लोटे हो गए हो, कहीं इधर कहीं उधर,
मतलब क्या, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती। बिन पैदी के लोटे का मतलब क्या है कि कहीं स्टेबल नहीं हो, इधर कहीं ढनक जाते हो, कहीं उधर ढनक जाते हो। मैंने इसको जोड़ा किससे, स्टेबल पॉपुलेशन। यहाँ पे स्टेबल, थियरी ऑफ स्टेबल पॉपुलेशन लोटका ने दिया। ऐसे ऐसे मैं याद किया हूँ, इसीलिए मैं आपको ये ट्रिक भी बताते चल रहा हूँ। तो बस इतना तीन आप मिला दिए तो इसमें आपको आंसर मिल जाएगा भाई। तो बी में 2 हो गया, सी में 3 हो गया, सी में 3 यहाँ पे भी है, और उसके बाद बी में 1, बी में 1 यहाँ पे, तो आपका पहला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद रीजनल जो मेथड है ये वाला, वो चौथा हो जाएगा, कोल एंड डेमन। ठीक, तो अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। रीजनल मॉडल लाइफ टेबल जो होती है कोले एंड डेमनी ने दिया था। फिर सिमुलेटेड मीन एज, एंजल ने, एंजल को हिंजल पढ़िए, मान लीजिए कि कोई आपकी विदेशी महिला मित्र हैं, और हाँ विदेशी महिला मित्र हैं जिनसे डिस्कशन क्या हो रहा है, फर्स्ट टाइम मैरिज, एवरेज एज एज फर्स्ट टाइम मैरिज की। ठीक है, फिर स्टेबल पॉपुलेशन, बिना पैदे के लोटा। फिर उसके बाद पीएफ रेशियो, सुबह सुबह ब्रश करो, क्या फ़ायदा क्या प्रॉफिट लॉस। जो पीएल, जो ये हम बोल रहे हैं कि ये जब आप बैलेंस शीट कोई देखेंगे तो उसमें जो पीएफ अकाउंट होता है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट उसको बोलते हैं, वहाँ पे पीएल अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ पे पीएफ को हम पीएल अकाउंट से जोड़ दिए, क्या प्रॉफिट, क्या क्या प्रॉफिट है, क्या फ़ायदा है, यही तो बोलते हैं हम लोग। एफ से फ़ायदा, पी से प्रॉफिट। तो ये ब्रास की बातें होंगी। फिर उसके बाद लिस्ट को मैच करना है, लिस्ट को फिर से मैच करना है। जब मैचिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो आदमी ऐसे ही पागल हो जाता है। फिर इसके बाद क्या है, प्रोवाइड एस्टिमेट्स ऑफ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ लेवल जो भी होता है, इसमें फैमिली हेल्थ सर्वे जो भी होता है इसका यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ए में 3 हो जाएगा, ए में 3 होते ही 2 ऑप्शन कट जाएंगे, 2 ऑप्शन आपके रह जाएंगे। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है कि मैचिंग ऑफ डेथ बाय हाफ ईयर सर्वे। तो मैचिंग ऑफ डेथ बाय हाफ ईयर सर्वे की अगर हम बात करें तो यहाँ पे सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये सारे से रिलेटेड होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी में 4, और बी में 4 होते ही आपका आंसर आ जाएगा पहला। अब इसको यहाँ पे देखते हैं, जो एनएफएचएस है, एनएफएचएस प्रोवाइड्स एस्टिमेट ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी। यहाँ पे थोड़ा सा इसको आपको लिखना पड़ेगा कि एनएफएचएस provides estimate of the maternal mortality and child health indicators at district level is related to, हाँ A is related to National Family Health Survey। तीसरा, matching of death by half year survey is related to sample registration system। और फिर पोस्ट इनोमिनेशन सर्वे इज रिलेटेड टू सेंसस, अभी जस्ट इसकी बात भी किए थे। और वर्बल ऑटोप्सी इज रिलेटेड टू मिलियन डेथ हिस्ट्री। ठीक है, वर्बल ऑटोप्सी की बात अभी जस्ट हुई थी, जहाँ पे हमारे पास डिक्रीजिंग सॉरी हाँ डिक्रीजिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर लगाने की बात हुई थी, जिसमें हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट जो डेथ थी, कार्डियोवेस्कुलर डेथ, रेस्पिरेटरी डेथ, प्रीनेटल डेथ, इस तरीके की जो चीज़ें थी, उसमें बताया नहीं कि आपको कार्डियोवेस्कुलर से सबसे ज़्यादा होती हैं डेथ, और उसके बाद यहाँ पे प्रीनेटल डेथ सबसे कम होती हैं। अगला है यहाँ पे क्वेश्चन कि फिर से ब्रास ग्रोथ एंड बैलेंस मेथड। तो ब्रास ग्रोथ एंड बैलेंस मेथड जो है वन सेंसस मेथड होता है ये। इसको हम यहाँ पे चौथे में लगाएंगे, ए में 4 आते ही आपका आंसर यहाँ पे 2 हट जाएगा, 2 रह जाएगा। फिर इसके बाद एस्टिमेशन ऑफ एडल्ट मॉर्टेलिटी फ्रॉम सिबलिंग हिस्ट्री। तो ये होता है, ये सर्वे डेटा होता है, ये इसका सर्वे के माध्यम से हम लोग इसका बी में दूसरा हो जाएगा, बी में तीसरा हो जाएगा। तो बी में तीसरा होते ही आपका ये आंसर हो जाएगा, ए में 4 बी में 3। फिर मॉडल लाइफ टेबल, मॉडल लाइफ टेबल जो होती है सी में 2, इनकम्प्लीट डेटा होता है। फिर इसके बाद जनरल ग्रोथ बैलेंस मेथड, मल्टीपल सेंसस मेथड होता है ये। यहाँ पे देखिए ब्रास ग्रोथ बैलेंस मेथड वन सेंसस मेथड होता है, एस्टिमेशन ऑफ एडल्ट मॉर्टेलिटी फ्रॉम सिबलिंग हिस्ट्री।
तो ये सर्वे डेटा होता है। मॉडल लाइफ टेबल होती है इनकम्प्लीट डेटा। फिर जनरलाइज्ड ग्रोथ बैलेंस मेथड होता है, ये मल्टीपल सेंसस मेथड होते हैं। ठीक है, फिर अगला यहाँ पे नंबर आया इसका। अब इसमें देखिए आपके पास क्या है कि जो यहाँ पे क्वेश्चन है इसमें सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन एज एक्स एंड वाई। प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग का मतलब क्या होता है कि आदमी की जो मृत्यु है, हाँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग एट एज बिटवीन एज एक्स टू वाई, तो ये हो जाता है 1 - L वाई/Lx पहला। ठीक है, जब बी में पहला ऑप्शन हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास एक दो आंसर कट जाएंगे, दो आंसर कट जाएंगे और दो रह जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर पहला देखेंगे, नंबर ऑफ ईयर्स दैट ए न्यू बॉर्न कैन एक्सपेक्ट टू लाइव बिटवीन एज एक्स एंड वाई। तो यहाँ पे लाइव बॉर्न की जब बात होती है तो L0 की बात करते हैं। L0 का मतलब क्या हो गया, ये टोटल एज Tx - Ty/L0। फिर प्रोबेबिलिटी दैट ए न्यू बॉर्न विल डाई बिटवीन एज एक्स टू एक्स प्लस एन या एक्स वाई इसको कह सकते हैं। तो एक्स प्लस वाई के बीच में इसकी डेथ हो जाए न्यू बॉर्न बेबी की, न्यू बॉर्न बेबी की अगर, या एक्स टू एक्स प्लस एन के बीच में, या एक सेकेंड, अगर ये एक्स टू एक्स प्लस वाई के बीच में कह रहा है तो ऑब्वियस सी बात है ये होगा, क्योंकि एन डी एक्स क्या होता है, नंबर ऑफ डेथ बिटवीन एज ग्रुप एक्स टू एक्स प्लस एन। ठीक है, तो इतने में आपका आंसर मिल जाएगा। फिर चौथा जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी दैट न्यू बॉर्न विल एक्सपीरियंस ए डेथ बिटवीन एज एक्स टू वाई, एज एक्स टू वाई के बीच में यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। तो ये क्या ऑप्शन हो जाएगा कि ए में 3, बी में 1 और सी में 4, डी में 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये हो गया आपका कि नंबर ऑफ ईयर्स दैट न्यू बॉर्न कैन एक्सपीरियंस टू लाइव बिटवीन एज एक्स टू वाई, ये हो गया। फिर उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ डाइंग बिटवीन एज एक्स एंड वाई, दिस प्रोबेबिलिटी दैट न्यू बॉर्न विल डाई बिटवीन एज एक्स टू वाई, फिर प्रोबेबिलिटी दैट न्यू बॉर्न विल एक्सपीरियंस हिज डेथ बिटवीन एज एक्स टू वाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, थोड़ी लंबी क्लास हो जाती है इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा एक चीज़, इतनी लंबी क्लास आप लोग एडजस्ट कर पा रहे हो ना। हम ये सोच रहे थे कि पहले एक दो जो मित्र हैं जो सॉल्विंग में, पेपर सॉल्विंग में मदद करते हैं, उनका ये कहना था कि हम 50-50 क्वेश्चन 2 बार में करा दें। तो उसमें हमको ये, क्योंकि हमारे पास टाइम की कमी होती है तो थोड़ा सा इस चक्कर में मैंने ये सोचा कि एक ही बार में सारा सॉल्व कराओ, अलग अलग वीडियो रिकॉर्ड करने से लोग, भले आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा उसमें या फिर देखने के लिए थोड़ा सा टाइमिंग लेके आप देखिए, अलग रहेगा। लेकिन अगर आपको नहीं पसंद आता ये चीज़ें, एक वीडियो इतनी लंबी हो जा रही है, तो आप 2 वीडियो कहेंगे 2 वीडियो बना के डाल दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बीच में 50 क्वेश्चन पे हमें ब्रेक लेना पड़ेगा और क्या। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या है अगला क्वेश्चन है कि इंडेक्स ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ मैरिज वुमन। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ मैरिड वुमेन जो भी होता है, इसको यहाँ पे G1, अच्छा अच्छा, ये फार्मूले हैं, डायरेक्टली फार्मूले हैं, डायरेक्टली फार्मूले हैं तो इनका आप लोगों को याद ही रखना पड़ेगा। तो ये G1W1 मतलब पहले में पहला हो गया, G1M1 अपान ये चीज़ें, और फिर दूसरे में दूसरा हो जाएगा F1W1 अपान कैपिटल F1W1। तो ये क्या हो जाएगा, इंडेक्स ऑफ फर्टिलिटी ऑफ नॉन मैरिड वुमेन। ठीक है, फिर इंडेक्स ऑफ मैरिटल फर्टिलिटी ये हो जाएगा, फिर इंडेक्स ऑफ ओवरऑल फर्टिलिटी, मतलब ये इस बार ऑप्शन जो इन्होंने दिया था वो 1 2 3 4 ही ऑप्शन दिया था। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे लिख दी गई हैं, प्रोपोर्शन ऑफ मैरिज, फिर नॉन मैरिड वुमेन के लिए फर्टिलिटी, फिर इसके बाद मैरिटल फर्टिलिटी, फिर इसके बाद ओवरऑल फर्टिलिटी।
ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अरेंज द फॉलोइंग सिटीज इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाई टू लो बाई प्रपोर्शन ऑफ स्लम पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। तो स्लम पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पे चीज़ें बतानी है। तो अब ये सी बात है कि सबसे बड़ी जो पॉपुलेशन है, जो स्लम पॉपुलेशन भारत में है, वो मुंबई में है। फिर उसके बाद कोलकाता में है, मतलब पहला ये होगा, दूसरा ये होगा। ठीक है। हाई टू लो, हाई पहले मुंबई है, फिर उसके बाद कोलकाता है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे जो जितने बड़े शहर होते हैं उतनी बड़ी वहाँ पे स्लम पॉपुलेशन भी होती है। तो अब उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो जो हमारा जयपुर है ये तीसरे स्थान पे आता है और चौथे स्थान पे पुणे आता है। तो ACD ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए मुंबई में जो अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 द प्रोपोर्शन ऑफ स्लम पॉपुलेशन इन द गिवन सिटीज इज एज फॉलोज। 41% यहाँ पे स्लम है पूरे भारत के, और 30% यहाँ पे हैं, 10% यहाँ पे हैं, 7% यहाँ पे हैं। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे अरेंज द स्टेजेज ऑफ अर्बन डेवलपमेंट सिंस इनिशिएशन ऑफ द प्रोसेस। तो सबसे पहले यहाँ पे एक गांव होता है, गांव से छोटा सा टाउन कुछ बनता है, फिर यहाँ पे विलेज। ठीक है। फिर छोटे टाउन का इसका क्या सेंसस टाउन बोलते हैं। फिर गांव से सेंसस टाउन बनता है, फिर सेंसस टाउन से अलग अलग स्टेट फिर डिपेंड करता है कि कहीं पे मतलब नगर पालिका होती है, नगर पंचायत होती है, फिर इसके बाद और या कहीं कहीं सेंसस टाउन को ही नगर पंचायत कह देते हैं, फिर नगर परिषद होती है, फिर नगर पालिका परिषद होती है, तब नगर निगम होता है, तब महानगर होता है। इस तरीके का एक सीक्वेंस चलता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है इसमें सबसे पहले री अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है। री अर्बनाइजेशन मतलब सारी चीज़ें, जैसे मान लीजिए कि कुछ वहाँ पे नहीं है तो सबसे पहले क्या होता है, री अर्बनाइजेशन होता है। ठीक है। और फिर इसके बाद यहाँ पे जो हमारे पास जो प्रक्रिया होती है उसमें सब अर्बनाइजेशन होता है। पहले जब कोई नया शहर जब बनाया जाता है, कोई भी, जैसे अमरावती शहर आंध्र प्रदेश की नई राजधानी बन रही है, कि जब अमरावती शहर बसाया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ था नहीं, पहले उसको हम री अर्बनाइजेशन कर रहे हैं कि यहाँ वहाँ लोगों ने ज़मीन खरीद ली। अर्बनाइजेशन मतलब वहाँ पे शुरू हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे सब अर्बनाइजेशन, वहाँ पे फिर कैटेगरी बांटेंगे कि ये फलाना जो है एरिया है, ये एरिया है, ये एरिया है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे सब अर्बनाइजेशन के बाद फिर उसके बाद हमारा नंबर जो तीसरा आता है, अर्बन डेवलपमेंट का जो तरीका है, सिंस द प्रोसेस की बात कर रहा है। ठीक है। री अर्बनाइजेशन नहीं आ रहा यहाँ पे, कुछ मामले गड़बड़ा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तरीका होता है कि विलेज के बाद टाउन बना, तो टाउन बनने में क्या होता है, विलेज में तो इधर उधर अस्त व्यस्त होता ही है चीज़ें। पहले यहाँ पे अर्बनाइजेशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे सब अर्बनाइजेशन होगा। ठीक है। फिर उसके बाद डिस अर्बनाइजेशन होगा, फिर उसके बाद री अर्बनाइजेशन। तो ये ऑप्शन आपके पास होगा DABC, DABC। हाँ ठीक है। कारण जानते हैं कि सबसे पहले अर्बनाइजेशन में जो हमारे पास जो शब्दावली होती है इसको हम पहले पढ़ते हैं। तो यहाँ पे सीक्वेंस पूछा है, तो पहले अर्बनाइजेशन, दिस इज द फर्स्ट स्टेज वेयर पॉपुलेशन स्टार्टेड कंसंट्रेटिंग इन अर्बन एरिया ड्राइव्ड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है। तो ये पहला स्टेज होती है जब कोई भी पॉपुलेशन कहीं पे कंसंट्रेट होना शुरू होती है। फिर सब अर्बनाइजेशन में क्या है, फॉलोइंग अर्बनाइजेशन एज सिटीज बिकम क्राउडेड देयर इज ए मूवमेंट ऑफ द पीपुल फ्रॉम सिटी सेंटर टू द सब अrbs लीडिंग टू एक्सपेंशन ऑफ सिटी। ठीक है। फिर डी अर्बनाइजेशन होता है, दिस स्टेज इन्वॉल्व ए डिक्लाइन इन द urban population as people move away from the city due to various factors like
ओवर क्राउडिंग पॉपुलेशन, और द सर्च ऑफ फॉर बेटर लिविंग कंडीशन इन रूरल एंड सबर्बन एरिया। फिर इसके बाद रीअर्बनाइजेशन होता है। फाइनली देयर इज ए रिवाइटलाइजेशन ऑफ अर्बन एरिया वेयर पीपल रिटर्न टू द सिटी आफ्टर ड्यू टू द रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, इम्प्रूवमेंट लिविंग कंडीशन एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता है। अगला क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब लोअर टू हाई बाय द अनएम्प्लॉयमेंट रेट। तो ऑब्वियस सी बात है कि अनएम्प्लॉयमेंट रेट प्रेजेंट टाइम में, ये सबसे पहली बात तो करेंट का डेटा था। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट जब वैश्विक स्तर पर निकाला जाता है 2020 का, तो अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो सबसे पहले यहाँ पे जो ऑप्शन आया था, ठीक है, यहाँ पर सबसे अधिक जो आपके पास यहाँ पे मतलब ऑप्शन दिया गया था, ये 2020 का डेटा था, तो करंट का डेटा था। तो वहाँ पर देख सकते हैं साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा मतलब बेरोजगारी दर थी, फिर उसके बाद ब्राज़ील में थी, फिर यूएसए में थी, तब भारत में थी। मतलब भारत में सबसे कम उस समय 2020 जब लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने, जो यूनाइटेड नेशन की एक सब्सिडियरी है, उसने यहाँ पे जब रिपोर्ट प्रकाशित की थी, क्योंकि साउथ अफ्रीका में हमेशा जो है लड़ाई झंगे, ब्लैक वर्सेस वाइट, जैसे हम लोगों के यहाँ देश में जातिवाद का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा थोड़ा सा पीछे है, लेकिन जातियाँ अपने में एक दूसरे में, चाहे हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, बौद्ध हो, इनका अगर इंटरनल हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हिंदुओं में तो देखेंगे हजारों तरीके की जातियाँ, मुस्लिमों में भी अलग अलग जातियाँ हैं, फिर सिखों में भी देखेंगे तो अलग अलग पंथ हैं, फिर जैन में भी देखेंगे इसी तरीके से हैं। तो वो इंटरनल उनमें जो है कुछ लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। तो उसके कारण यहाँ पे मतलब भारत में थोड़ी सी ये पॉपुलेशन, ये चीज़ें तो अब एडजस्टेबल हैं, लेकिन ब्लैक वर्सेस वाइट का जो झगड़ा है बहुत लंबे समय से अफ्रीका में चल रहा है, साउथ अफ्रीका में। और गांधी जी यहीं से स्टार्ट किए थे अपना मूवमेंट। जब भारत में आने से पहले गांधी जी को यहीं पे जो है ब्लैक वर्सेस वाइट का जब रेसिज्म फेस करना पड़ा, तो उनको ये लगा कि जब मतलब बाहर की दुनिया में ये हाल है, तो हमारे यहाँ तो समाज और डिवाइडेड है, और लोग कितने, मतलब गांधी जी को पहली बार साउथ अफ्रीका में एहसास हुआ था कि जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो किस हद तक हो सकता है। जब एक स्किन कलर देख के इनको ट्रेन से उतार दिया गया था, तो सोचिए कि भारत में उस समय क्या था कि एक विशेष समाज था जो उसको मतलब नॉर्मल जो कुएं होते हैं, तालाब होते हैं, नदी होते हैं, वहाँ से पानी पीना उनको अलाउ नहीं होता था। तो सोच लीजिए कि इसीलिए गांधी जी सबसे पहली बार एक शब्द जो दिए थे, हरिजन, हरिजन जो शब्द था गांधी जी के द्वारा दिया गया था, और उस शब्द के माध्यम से गांधी जी ने एक यूनिटी फॉर्म करने की कोशिश की थी। ठीक है, तो ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अगला जो हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, ये तो ये, हाँ, ये यहाँ पे चौथा ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं अरेंज द फॉलोइंग स्टेजेस ऑफ डिसेंडिंग ऑर्डर हाई टू लो इन ऑर्डर ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो सबसे अधिक अगर ट्राइबल पॉपुलेशन देखेंगे तो ये हमारे जो मध्य प्रदेश है उसमें है। ठीक है, अच्छा, ये यहाँ पे प्रपोर्शन पूछ रहा है, संख्या पूछता तो सबसे अधिक जो है मतलब यहाँ पे सेंसस 2011 का डेटा है, जो सबसे अधिक संख्या है वो एमपी में है ट्राइबल की, लेकिन परसेंटेज में देखेंगे तो ये उड़ीसा है। ठीक है, तो उड़ीसा पहले स्थान पे आएगा, उड़ीसा पहले स्थान पे आएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, डी के बाद बी, फिर ए, सी और ए फिर। ठीक है, यहाँ पर इसका वो प्रोपोर्शन देख लीजिए, मध्य प्रदेश में 21% है, उड़ीसा में 22% है। ठीक है, 22.8%। फिर उसके बाद यहाँ पे राजस्थान का नंबर है, फिर मध्य प्रदेश महाराष्ट्र का नंबर है। फिर इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेज इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाई टू लो एज पर एसडीजी इंडेक्स 2020-21 पब्लिश बाय नीति आयोग। तो अब ये सी बात है कि नीति आयोग ने कोई रिपोर्ट जारी की, तो अब ये सी बात है कि साउथ के स्टेट उसमें टॉप करेंगे। ठीक है, वो भी एसडीजी इंडेक्स की जब बात हो, तो अब ये सी बात है कि केरला जो है यहाँ पे टॉप पे था। फिर उसके बाद हिमाचल प्रदेश का नंबर आता है, तमिलनाडु,
हाँ ठीक है। तो इसके बाद यहाँ पे हिमाचल प्रदेश था दूसरा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा ABCDE, ऐसे ही सीक्वेंस में दिया ही था उसने। तो यहाँ पर देखेंगे केरला का स्कोर 75 था, टॉप पे था। फिर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दोनों यहाँ पे टाई रैंक के साथ थे 74 पे। फिर इसके बाद आंध्र प्रदेश देखेंगे 72 पे था। फिर झारखंड लोवेस्ट परफॉर्मर था या लो परफॉर्मर था 56 रैंक के साथ, ठीक है। फिर इसके बाद अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज पर द HIV प्रीवेलेंस इन एडल्ट पॉपुलेशन एज पर 2019 HIV एस्टीमेट रिपोर्ट बाई नैको। नैको ने जब एस्टीमेट दिया था तो इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक जो प्रीवेलेंस रेट है मिजोरम में था। मिजोरम मतलब पहले स्थान पे सबसे हाईएस्ट की बात कर रहा है। तो डी ऑप्शन पहले आएगा, डी ऑप्शन पहले आते ही आपका आंसर मिल गया है, ठीक है। फिर बी ऑप्शन था नागालैंड था, फिर सी के बाद मणिपुर था, फिर आंध्र प्रदेश था। तो अकॉर्डिंग टू 2019 जो HIV एस्टीमेट रिपोर्ट थी बाई नेको, उसमें ये ऑप्शन था मिजोरम 2.32%, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इसके बाद अरेंज वेरियस अप्रोचेज ऑफ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम बाई गिवन बिलो इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो हमारे पास जो फैमिली प्लानिंग जो प्रोग्राम हैं, इनको हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले हमारे पास देखेंगे तो फैमिली प्लानिंग क्लिनिक्स वर ओपनड। तो ये पहली बार आज़ादी के बाद ही जस्ट ये इसको पहले ओपन किया गया था, तो ये पहले स्थान पे आएगा आपका। फिर उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो स्टरलाइजेशन इन फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इंक्लूडेड 60 मतलब 4th 5 ईयर प्लान में इसको इन्वॉल्व किया गया था। स्टरलाइजेशन मतलब नसबंदी एक तरीके से। तो ये दूसरे ऑप्शन पे आएगा। तो सी के बाद बी, सी के बाद बी दो जगह पे है। फिर उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, ये तो सबसे बाद में ही आएगा। एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच वर इम्प्लीमेंटेड। तो फिर इसके बाद यहाँ पे एक आना नंबर आएगा, तीसरे स्थान पे ये हो जाएगा। और चौथे स्थान मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि जो अभी कुछ हफ्तों की कुछ वीक की प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने का डॉक्टरों की सलाह के आधार पे महिला के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट भारत में पास किया गया। और उसमें ये बताया गया है कि कितने मतलब लगभग हमें लग रहा कि समथिंग 6 वीक या तक प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए 2 डॉक्टरों की सलाह। फिर उसके बाद लगभग 24 वीक के आसपास हमको लग रहा कि हाँ 6 मंथ के आसपास की प्रेगनेंसी को अवॉइड कराने के लिए एक पैनल ग्रुप डॉक्टर्स का एक पैनल होगा, उसकी सलाह पे ही आपको ये चीज़ें करनी है, ठीक है। तो ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात उसमें हुई थी। तो डी सबसे लास्ट में रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन। यहाँ पे देखेंगे फैमिली प्लानिंग एट क्लिनिक्स वर ओपनड। ये ऑब्वियस सी बात है, इन 51 से 56 में था फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। स्टरलाइजेशन की बात किए थे 5 ईयर कौन सा 5 ईयर प्लान कौन सा है, इस वर एम्फेसाइज ड्यूरिंग 4th 5 ईयर प्लान। चौथे प्लानिंग में इसको 69 टू 74 के बीच में स्टरलाइजेशन की बात किए थे, इंदिरा गांधी का शासन था उसमें। फिर एक्सटेंशन एजुकेशन अप्रोच वर इम्प्लीमेंटेड। 74 से उन्होंने मतलब पूरे देश में एक बच्चों को एजुकेशन के बारे में भी जो है मतलब अच्छा काम किया था इन्होंने। फिर इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट इसमें इनेक्टेड इन 1971। फिर उसके बाद इसका जो है भी फॉर इम्प्लीमेंटेशन इंटीग्रेशन टू फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन 80-85 के आसपास हुआ था, ठीक है। अभी भी इसमें कुछ संशोधन चल रहे हैं, ठीक है। अगला है कि अरेंज द इनिशिएशन ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स इन इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल आर्डर। क्रोनोलॉजिकल आर्डर में इनको हमें अरेंज करना है। तो अब ये सी बात है कि पहले सी आएगा जननी सुरक्षा योजना, इसका जल्दी से हम आंसर ही बता दे रहे हैं। जननी सुरक्षा योजना 2005 में आई थी। जननी शिशु सुरक्षा कल्याण कार्यक्रम ये 2011 में आया था। फिर प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान ये 2016 में आया था। फिर लेबर रूम क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव्स ये 17 में आया था। फिर इसके बाद
सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, ये 2019 में था। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे डिजीज़ दी गई हैं, फिर इनको हाई टू लो में, अच्छा यही तो शायद क्वेश्चन रिपीट हुआ है क्या? हाँ, ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, अभी तो पीछे आया था ये क्वेश्चन। हाँ, 105 नंबर इसमें क्वेश्चन से लिखा गया है, वो रिपीट हुआ है, तो ये पहला ही ऑप्शन था, ऑब्वियस सी बात है। मतलब क्वेश्चन गलत सही जो दे रहे हैं, उसके अलावा क्वेश्चन भी रिपीट कर दे रहे हैं सेम सेम। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, द फॉलोइंग स्टेट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर हाई टू लो बाई देयर लेवल ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। तो पॉपुलेशन डेंसिटी ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन डेंसिटी जब हम देखेंगे तो त्रिपुरा में सबसे ज़्यादा थी, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात हो रही है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा यहाँ पे थी। और बी बी ऑप्शन पहले आएगा, बी ऑप्शन पहले आते ही आपका आंसर तो मिल गया है। और यहाँ पर देखिए ये त्रिपुरा में 350 के आसपास है, मेघालय में है, फिर मणिपुर है, नागालैंड है, सिक्किम है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा जब अभी सेंसस जब पढ़ाएंगे तो ये सारी चीज़ें हम आपको कवर अप कराएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और दोनों स्टेटमेंट के बेस पर इनका आंसर देना है। तो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर आर द मोस्ट फूड इनसिक्योर इन द सिटी। हाँ, सबसे ये तो बात सही है यार कि माइग्रेंट लेबर आते हैं, सबसे पहले उनको खाने पीने रहने में समस्या होती है। फिर नेचर ऑफ माइग्रेशन वर्क आर मोर इन द फॉर्म ऑफ सीजनल एंड साइक्लिक। तो ये ऑब्वियस सी बात है, दोनों सही हैं और एक्सप्लेनेशन भी है इसका। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा है माइग्रेंट लेबर ऑफ्टन फेस फूड इनसिक्योरिटी ड्यू टू देयर अनस्टेबल एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, फिर उसका आल्सो करेक्ट है। Many migrant worker engage seasonal and cyclic work leading to the period of unemployment or underemployment। फिर इसके बाद यहाँ पे फिर अगला है मोसल एंड चेन framework consider environmental contamination as one of the important proximate determinant of child survival। फिर दूसरा है environmental contamination may be measured by incidence of diarrhea or disease, prevalence of roundworm parasites and percentage of household using टॉयलेट फैसिलिटी। तो इसमें दोनों स्टेटमेंट उस समय के हिसाब से सही है। ठीक है, और ये यहाँ पे दिया गया है कि मोसेल ऑन चेन फ्रेमवर्क इंक्लूड्स द एनवायरमेंटल कंटेमिनेशन एज वन ऑफ द प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट अफेक्टिंग चाइल्ड सर्वाइवल। दिस फ्रेमवर्क इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड इन पब्लिक हेल्थ and epidemiology for identifying and categorizing the direct influence of the child health outcomes। दूसरा है environmental contamination can be measured using various indicators such as incidence of diarrhea और disease। फिर उसके बाद और प्रीवेलेंस ऑफ राउंड वार्म पैरासाइट्स। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है अंडर 5 the under 5 mortality is defined as the probability that child born in a specific year or time period will die before reaching the age of 5। ठीक है, तो अब इसमें यहाँ पे बताइए कि क्या जो स्टेटमेंट है पहला सही है, तो ऑब्वियस सी बात है पहला स्टेटमेंट सही है। फिर इसके बाद क्या है कि द कंपटीशन ऑफ the computation of 5Q0 depends upon the current age specific death rate। ये भी obvious सी बात है, सही है, एज स्पेसिफिक डेथ रेट पे डिपेंड करेगा ही। इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। अंडर 5 मॉर्टेलिटी रेट रिप्रेजेंट्स एज 5Q0 और फिर उसके बाद इंडीड रिफर्स टू द प्रोबेबिलिटी दैट ए चाइल्ड बॉर्न इन अ स्पेसिफिक ईयर और टाइम पीरियड विल डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5।
दिस इज ए स्टैंडर्ड डिफिनीशन यूज्ड इन डेमोग्राफी और पब्लिक हेल्थ। फिर दूसरा भी ऑप्शन सही है, द कंप्यूटेशन ऑफ अंडर 5 mortality rate 5Q0 does depend on age specific death rate. This means that to calculate 5Q0, अच्छा कई बार लिख गया है, 5Q0 data on death rate at various age within the first 5 year of life are used। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये फिर से मोसल चेन आ गया यार, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अच्छा, मोसल चेन कंसीडर वैल्यू ऑफ चिल्ड्रेन अंडर सोशियो इकोनॉमिक प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट एज वन ऑफ द फैक्टर ऑफ चाइल्ड सर्वाइवल। नहीं, ये तो अभी कहाँ, ये तो अभी जस्ट हम लोग आगे पढ़े हैं, ये गलत था। और ये दूसरा वैल्यू ऑफ चिल्ड्रेन इज इम्पॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ फर्टिलिटी बिहेवियर, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट पहला गलत है, दूसरा सही है। द मोसल चेन फ्रेमवर्क फॉर चाइल्ड सर्वाइवल फोकस ऑन प्रॉक्सिमेट डिटर्मिनेंट लाइक मैटरनल फैक्टर, इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन, फिर सॉरी nutrient deficiency, injury and personal illness control, but does not depend especially on value of the children, ठीक है। फिर उसके बाद द वैल्यू ऑफ द, अब सी बात है कि इनका जब इन्वायरमेंटल कंटेमिनेशन और मैटरनल फैक्टर की बात हो रही है तो वहाँ पे वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन अलग एक टॉपिक हो जाता है। फिर द वैल्यू ऑफ चिल्ड्रन इज इंडीड इम्पोर्टेंट इन स्टडी ऑफ फर्टिलिटी बिहेवियर एज इट इन्फ्लुएंस फैमिली साइज, डिसीजन एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर इन द डेमोग्राफिक स्टडीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, परसेंटेज शेयर ऑफ नियोनेटल डेथ टू इन्फेंट डेथ इज लोअर देन द परसेंटेज शेयर ऑफ पोस्ट नियोनेटल डेथ टू इन्फेंट डेथ इन ऑल द स्टेज ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत की जब बात कर दे रहा है, जब भी पूरे भारत के लिए, कहीं के लिए, पूरे मतलब रीजन की जब बात कर दे, वो चीज़ें ऑब्वियस सी बात है गलत हो जाती हैं। परसेंटेज शेयर ऑफ नियोनेटल डेथ टू इन्फेंट डेथ, अब अच्छा हाँ, एक चीज़ यहाँ पे, एक चीज़ देखिएगा, यहाँ पे एक ऑप्शन कटते ही मतलब दो ऑप्शन यहाँ पे कट जाते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद परसेंटेज शेयर ऑफ नियोनेटल डेथ टू इन्फेंट डेथ इज हायर इन रूरल एरिया देन अर्बन एरिया इन मोस्ट ऑफ द स्टेट। हाँ, इस तरीके की स्टेटमेंट लिखे मोस्ट ऑफ द स्टेट वगैरह, तो ये सही होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आइए देखते हैं हम लोग क्या है कि नियोनेटल डेथ, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि विद इन 28 डेज ऑफ लाइफ मेक अप ए लार्ज प्रपोर्शन ऑफ इन्फेंट डेथ कंपेयर टू पोस्ट नियोनेटल डेथ, ठीक है। This is because neonatal period is most vulnerable time period of infant and higher proportion of infant death occurring during this period. This मतलब the percentage share of neonatal death to infant death tends to be higher in rural areas compared to urban area in many state of India, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है ये ग्राफ पे बेस्ड था, तो ग्राफ पे बेस्ड था तो इसका डायरेक्ट हम आंसर आपको बताते हैं, ग्राफ पढ़ने की आवश्यकता नहीं, विच लाइन ऑफ एनुअल ये आप पढ़िएगा, मतलब सॉल्व करिएगा। हम इसका डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो हो जा रहा है, लगभग 2.25 घंटे के आसपास हो चुका है, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्ट हम लोग आंसर आते हैं, तो आंसर में यहाँ पे टू कैलकुलेट द लीनियर एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन बिटवीन दिस, तो अब यहाँ पे 1950 में ये जनसंख्या थी, फिर 2018 में हमारे पास ये जनसंख्या हो गई, तो डिफरेंसेस यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ ईयर्स बिटवीन दिस, तो द लीनियर एनुअल ग्रोथ रेट का जो फार्मूला होता है फाइनल पॉपुलेशन माइनस इनिशियल पॉपुलेशन अपॉन इनिशियल पॉपुलेशन इनटू नंबर ऑफ ईयर्स, और ये चीज़ें आप हल करेंगे तो यहाँ 6.4 हो जाएगा, और यहाँ पे ये 6.4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को हम आगे देखते हैं, तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटेड ग्लोबल पॉपुलेशन, अप्रॉक्सीमेटेड जो ग्लोबल पॉपुलेशन है ये देखेंगे तो 7.6% यहाँ 7.6 मिलियन के आसपास यहाँ पे कहीं पे
लिखा था लगभग, ठीक है ये। अब इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये यहाँ पे 7.6% मतलब यहाँ पे चीज़ें हैं। अब इसके बाद यहाँ पे देखेंगे आगे, अगला क्वेश्चन है फिर से ये है तो एक मिनट यहाँ पे आंसर लगा दिया है ना, हाँ ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से इसके सोल्यूशन पे आइए। यहाँ पे ए और सी देखिए, द इंडिकेट दैट टू प्राइमरी रीजन्स ऑफ डेवलप depopulation of some cities, low fertility and immigration, ठीक है। low fertility and immigration, it states that cities in Japan and Korea as well as several cities in Eastern Europe have experienced a population decline since 2000 due to low fertility and immigration, ठीक है। ये तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, लो फर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन। अच्छा इसमें कट गया है, लो फर्टिलिटी एंड इमिग्रेशन। अब इसके बाद यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि अरेंज करना है, तो अरेंज करना है तो ग्राफ पे बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे आंसर लगाया जा रहा है, और इसके बाद यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है। पैराग्राफ प्रोवाइड अर्बनाइजेशन लेवल फ्रॉम रीजन 2018। तो सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन यहाँ पर देखेंगे नॉर्थ अमेरिका में है, क्योंकि वो कंटिनेंट की बात कर रहा है, फिर लैटिन अमेरिका और कैरिबियन में है, फिर इसके बाद यूरोप में है। कैरिबियन में यहाँ पे एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैरिबियन जो देश हैं वो बहुत छोटे हैं। जैसे छोटी सी चीज़ में थोड़ा भी कोई चीज़ रख देंगे तो उसमें परसेंटेज ज़्यादा हो जाता है, इसलिए परसेंटेज में लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो देश हैं वो ज़्यादा हैं अर्बनाइजेशन में। फिर यूरोप में, फिर ओशिनिया में, फिर इसके बाद एशिया में, फिर उसके बाद अफ्रीका में, और फिर उसके बाद यहाँ पे ये इन डिसेंडिंग आर्डर, डिसेंडिंग आर्डर में यहाँ पे इसको लिख दिया गया है। फिर इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन है, अच्छा एक चीज़ है तो लग गया। फिर इसके बाद ये क्वेश्चन है कि रूरल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड लिव इन इंडिया। तो यहाँ पे देखेंगे इसका परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए, ये टोटल पॉपुलेशन हो गया, ये इसका परसेंटेज हो गया, और 28% ये पॉपुलेशन हो जाएगी आपकी, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे TFR कैलकुलेट करना है। तो अब यहाँ पे ग्लोबल TFR 2021 विल बी, तो 2021 में यहाँ पे ग्लोबल TFR हमारे पास क्या हो जाएगा, तो इसका TFR कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ये ऑप्शन दे दिया हो जाता 2100, यहाँ पे ये है और TFR ये है, ठीक है। तो इसका TFR है, ऑप्शन ये इस टाइप का दिया होता तो ठीक था। अब इसमें क्या कहा है कि 1/3 इसका है, 1/4 है, इसके लिए कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 1700 में देखेंगे यहाँ पे 6 है, इस तरीके से दिया गया है TFR। फिर उसके बाद TFR यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया गया, फिर उसके बाद यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पहला ही हो जाएगा, ठीक है, 1/3 हो जाएगा इसका, ठीक है। 1800 का 1800 यहाँ पे है, ये इसका 1/3 निकालेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। अगला है कि ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 65% इन 2100 विल बी। तो अब ये सी बात है, यहाँ पर इसका डायरेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पे लगा सकते हैं कि हमसे क्या पूछ रहा है कि पॉपुलेशन पूछ रहा है। तो पॉपुलेशन यहाँ पे कितना, मोर देन 65 ईयर, मोर देन 65 में यहाँ पे देखेंगे तो 21% है। फिर इसके बाद ये एक्सप्लेनेशन हो गया इसका। फिर इसके बाद यहाँ पे ग्लोबल पॉपुलेशन इज लेस देन 15 ईयर इन 1700, तो 1700 ये वाला ऑप्शन है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लेस देन 15, तो लेस देन 15 में क्या यहाँ पे क्या है, 36 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 36 हुआ। अगला क्वेश्चन है कि 1800 और 2100 के बीच में लाइफ एक्सपेक्टेंसी एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज्ड बाई। तो 1800 यहाँ पे है, 2100 यहाँ पे है। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे देखिए, ये 27 है और ये 27 का ये कितना गुना है, 3 गुना है, तो 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। ऐसे क्वेश्चन दे देता तो बड़ी आसानी से नहीं हल हो जाए। एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन इन 2050 में क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट। तो एनुअल ग्रोथ रेट यहाँ पे ग्रोथ रेट देखिए और एनुअल देखिए 0.33। ऐसे क्वेश्चन दे दे अब तो अच्छा ना लग जाए हम लोगों को।
लो, खत्म हो गया मामला। इतनी स्पीड से क्वेश्चन किए कि सब खत्म हो गया क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर से एलोन क्लासेस का यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम का लिंक, और किसी भी क्वेरी की स्थिति में आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास, हैव अ नाइस डे, क्योंकि गला जाम हो चुका है। ठीक है, थैंक यू।